हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। क्या हाल चाल सभी के। आज की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपने रिवीजन को। लास्ट क्लास के अंदर हमने बॉन्ड स्ट्रेस को पढ़ना चालू कर दिया था और इसके अलावा हमने शेयर डिजाइनिंग बीम के अंदर हमने चाहे वो आप लोगों का फ्लैंज सेक्शन था, सिंगली डबली, सारे बीम्स को हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ को पढ़ेंगे और बॉन्ड स्ट्रेंथ के अलावा कुछ और भी बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और टॉर्जन के कुछ बेसिक फार्मूलाज आप लोगों को बताऊंगा, उसकी क्या क्या क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने स्लैब चैप्टर की, कॉलम चैप्टर के बारे में, ठीक है। ओके, तो जितना पॉसिबली हो सकता है रिवीजन, तो मैं मेन टॉपिक्स का ही रिवीजन आप लोगों को आज करवाऊंगा। तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है रिवीजन का, ठीक है, और इसमें जितना पॉसिबल हो सकेगा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए। हाँ जी। कमेंट सेक्शन ओपन कर लो, दिखा दीजिए एक बार। नहीं बता। ओके, सो एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग बता देंगे भाई क्या हाल चाल है सभी के। एक बार कमेंट सेक्शन बढ़िया सा, मुझे दिख नहीं रहा आज, पता नहीं कहाँ घूम रहे हो भाई आप लोग, या तो मैसेज नहीं कर रहे हो या क्या प्रॉब्लम है, बता दो एक बार। सही बैच के अंदर तो आया हूं मैं क्लास लेने, तुम्हारा जोश वोश सब ठंडा वंडा तो नहीं पड़ गया है? बताओ यार, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। रिवीजन क्लासेस के ऊपर बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में आप लोगों को डेवलपमेंट लेंथ पे जाके मैंने छोड़ दिया था। डेवलपमेंट लेंथ के बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला आप लोगों को समझा दिए गए थे। इसके अलावा डेवलपमेंट लेंथ में कुछ और चीज़ें भी आप लोगों को समझ लेनी चाहिए जब हम लोग डेवलपमेंट लेंथ के कुछ और फॉर्मूलाज के ऊपर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो एक बार, आज हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ के बारे में ही। अब डेवलपमेंट लेंथ मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था आप लोगों को? अगर मैं डेवलपमेंट लेंथ की बात कर रहा हूं तो डेवलपमेंट लेंथ लास्ट क्लास के अंदर इसका फॉर्मूला समझा दी थी कि ये वो मिनिमम लेंथ होती है। अच्छा, चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा था अभी, ठीक है, ओके, सब कुछ सही है अभी। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? वो मिनिमम लेंथ जिसे हम लोग एम्बेडेड करके रखेंगे कंक्रीट के अंदर, जिससे कि वो बाहर निकल के स्लिप ना हो जाए, मतलब बाहर स्लिप होके ना निकल जाए, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एल डी वॉज द सिग्मा एस इंटू फाइव अपॉन 4 टाइम्स ऑफ टॉ बी डी, ठीक है। या एलएसएम के अंदर बात करेंगे तो एल डी इज इक्वल्स टू सिग्मा एस इंटू 0.87 इंटू 5 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ टॉ बी डी। ये मैंने आप एफ वाई इंटू 5, ठीक है। ये आपके पास में दो फॉर्मूले होते थे, ये आपका WSM का फॉर्मूला है और ये आप लोगों का LSM का फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट लेंथ के बीच में रिलेशनशिप निकाल करके एक फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। तो एक और नया फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया था उस टाइम पर, वो क्या था आपके पास में? दैट वाज LD। अगर मैं LD का फॉर्मूला कैलकुलेट करूं या LD को अगर मैं सही तरीके से कैलकुलेट करके दिखाऊं, डेवलप्ड का फॉर्मूला क्या होता है LD डेवलप्ड का, तो ये बनता है MU अपॉन VU। कितने बच्चों को याद है बताइएगा इसके बारे में? MU अपॉन VU प्लस L0, ये आपके पास में बनता है, ठीक है। इन केस when support is confined in compression, in case when support is confined in compression, जब आपका सपोर्ट कंफाइंड होता है कंप्रेशन में कंफाइंड होता है, तो उस सिचुएशन में आपके पास जो फॉर्मूला आता है LD का, यह आता है 1.3 टाइम्स से 30 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 1.3 टाइम्स ऑफ MU अपॉन VU एंड प्लस L0। ये आपका फॉर्मूला बनता है। इतना पता है आप लोगों को? वेरी नाइस। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। भाई आप लोग पता नहीं आज चैट बॉक्स चल नहीं रहा क्या आप लोगों का? क्या दिक्कत आ रही है चैट बॉक्स में? तो ये पॉइंट हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे ये जो L0 होता है, L0 क्या चीज है? L0 इज द एंकरेज लेंथ। L0 क्या है आपके पास में? L0 को हम लोग क्या बोलते हैं? L0 इज द एंकरेज वैल्यू, ठीक है। क्या बोलेंगे? एंकरेज वैल्यू बोलेंगे L0 आपके पास में, सही है। हाँ, एक है आपके पास एंकरेज वैल्यू है, एंकरेज लेंथ जो भी आप बोल सकते हैं।
तो फॉर ईच 45 डिग्री के लिए, हर एक 45 डिग्री के लिए जो आपकी एंकरेज वैल्यू होती है, यानी कि जो एल नॉट होता है, ये आपके पास है फॉर ईच 45 डिग्री, हर एक 45 डिग्री के लिए एल नॉट आपके पास में कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ 5 होता है। फॉर ईच 45 लिखना पड़ेगा, फॉर ईच 45 के लिए आपके पास में एल नॉट की वैल्यू ये होती है। तो इसके लिए हमने एक टेबल भी पढ़ी थी, और उस टेबल को बता देता हूं आप लोगों को। टेबल में क्या था, अलग अलग टाइप के एंगल्स के ऊपर हमने बात करी थी। तो कौन कौन से कितने कितने एंगल्स होंगे देख लेते हैं एक बार। तो इधर की तरफ बात करेंगे एंगल्स के बारे में, और इधर की तरफ बात करेंगे एल नॉट के बारे में। तो इधर अगर मान लीजिए आपके पास में 45 डिग्री एंगल था, तो ये वैल्यू आएगी 4 टाइम्स ऑफ 5। अगर आपके पास 90 डिग्री था तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स ऑफ 5। अगर आपके पास 135 डिग्री एंगल था तो आपके पास ये 12 टाइम्स ऑफ 5। और अगर आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 16 टाइम्स ऑफ 5। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको। ये हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कशन भी किया था, और इस वाली क्लास में आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ भी गई होगी। ठीक है, अभी एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बढ़िया सुंदर सा एक बार दिल बना दो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि सभी को क्लास दिख रही है, ऑडियो मेरी सुनाई दे रही है, वीडियो मेरी दिखाई दे रही है, आप लोगों को सब कुछ एकदम टू द पॉइंट क्लियर, एकदम रापचिक चल रहा है। जल्दी से एक बार मुझे एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज को, जल्दी से कर दें। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें बंडल बार के कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो बंडल बार के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को यूज करने के केस में जब रहते हैं तो बंडल बार का कॉन्सेप्ट वहां पे काम आ रहा होता है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में समझ रहे हैं रिवीजन तौर पे, तो बंडल बार के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहली बात तो 2-3 पॉइंट आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे कि बंडल बार के केस में इन दिस केस एलडी जो होती है इज इंक्रीज्ड, एलडी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, उसका रीजन समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप लोग किसी जगह पर एक सिंगल बार का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, और मान लो ये किसी कंक्रीट के अंदर है, और एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपके पास 2 बार्स हैं, एक बार ये रही, दूसरी बार आपकी ये रही। कितनी बार्स हैं, 2 बार्स हैं आपके पास। तो अगर 2 बार्स हैं आपके पास, तो सीधी सी बात है, अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन देखूं तो इसका क्रॉस सेक्शन ये है ना, और इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप देखेंगे तो इसके क्रॉस सेक्शन आपके पास में ये है। अब इसमें अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूंगा, या फिर मैं बात करूं कि यहाँ पे कितना सरफेस एरिया यूज हो रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे तो इस सरिये के चारों तरफ क्या होगा, कंक्रीट आपकी चिपक रही होगी। मतलब जैसे कि ये आपके पास इसके चारों तरफ क्या हो रखा है, इसके चारों तरफ आपका जो कंक्रीट है वो चिपकेगा, पूरे सरफेस एरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया जो होगा वो पूरी तरीके से आपका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बंडल बार बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पूरा आपके पास में एरिया यूज नहीं हो पा रहा सरफेस एरिया, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कंक्रीट जितनी ज्यादा हिस्से पर चिपकेगी उतना ही ज्यादा तो मुझे फायदा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ में। जितने ज्यादा एरिया के ऊपर आपकी कंक्रीट चिपकेगी उतना ही ज्यादा तो स्ट्रेंथ आपको प्राप्त होगा। बात सही है। तो यहाँ पे तो कम एरिया पे चिपक रही है, ज्यादा एरिया पे चिपक रही थी। इससे बढ़िया तो मैं 2 बार्स को अलग अलग ही रख देता, ऐसे भाई 2 बार्स को मैं ऐसे अलग अलग रख देता, तभी मुझे फायदा हो जाता। तो फिर ऐसी सिचुएशन में रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तब क्या करना होता है, हमें इन बार्स को थोड़ा और अंदर पेनिट्रेट करना होता है। ठीक है, हमें इन बार्स को थोड़ा और अंदर की तरफ पेनिट्रेट करना होता है। मतलब इस जगह पे एलडी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, एलडी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एलडी इंक्रीज की बात कर रहे हैं तो सर कितनी % इंक्रीज हो या कितनी इंक्रीज हमें करनी पड़ेगी उसकी भी बात कर लेते हैं कि कितना इंक्रीज करना होगा। तो इसके लिए एक टेबल है। पहली बात तो कुछ चीजें और भी याद करनी होती है इसमें, वो भी बताऊंगा अभी। तो इसमें 3 चीजें हैं कि 2 बार्स को बंडल करोगे तो कितना % एलडी इंक्रीज होगा, 3 बार्स को करने पर कितना होगा, और 4 बार्स को करने पर कितना होगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं इंक्रीमेंट इन एलडी, एलडी में कितना इंक्रीमेंट होगा, और इधर लिखेंगे हम लोग टाइप ऑफ द या नंबर ऑफ बंडल बार, कि बंडल बार कितने नंबर से कितने सरियों से बंडल बन रहा है। ठीक है, बंडल बार्स। तो देखो जब यहाँ पे 2 बार्स आपकी बंडल कर रही हैं तो इस जगह पे 10% से आपका इंक्रीज हो जाता है क्या, डेवलपमेंट लेंथ। जितनी ज्यादा बंडल करोगे उतना ही ज्यादा आपके पास डेवलपमेंट लेंथ आपकी इंक्रीज होगी। अगर 3 बार्स आपकी बंडल हो रही हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका 20% इंक्रीज होता है, और यदि 4 बार्स आपके पास में बंडल हो रही हैं तो आपके पास यहाँ पे टोटल मिला के 33% बंडल बार के थ्रू आपका डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज होगा। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक बात और है, आपको याद दिला देता हूं कि वी कैन नॉट बंडल मोर देन 4 बार्स। वी कैन नॉट बंडल, हम लोग 4 बार से ज्यादा को बंडल नहीं करते हैं। वी कैन नॉट बंडल
मोर देन 4 बार्स, आईएस कोड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, हम लोग 4 बार से ज्यादा बंडल नहीं कर सकते। मोर देन 4 बार्स, बार्स भी लिख सकते हैं चाहे तो आप इसको, हम लोग 4 बार से ज्यादा बंडल नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई सर। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग कोई डिजायर्ड लेंथ की, एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, एक आरसीसी वर्क कर रहे हैं और वहां पे आप लोगों को जो बीम चाहिए वो एक रिक्वायर्ड लेंथ की मिल नहीं पा रही। मान लीजिए आपके मार्केट में जो आपको सरिये मिलते हैं वो कितने मीटर का मिलता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? 18 मीटर का सरिया आप लोगों को जनरली मिल रहा होता है, 12 या 18 मीटर के सरिया आप लोगों को मार्केट में जनरली अवेलेबल होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में जो लेंथ है बीम की आपके स्ट्रक्चर की, वो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द बार से ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, ऐसी सिचुएशन में सर हमें लैपिंग करनी होती है, हमें लैपिंग करनी होती है। ये लैपिंग है आपके पास, क्या करनी होगी, हमें लैपिंग करनी होगी। तो चलिए लैपिंग के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और इसके कुछ स्टैंडर्ड जो चीजें हैं उनको याद कर लेते हैं। लैपिंग का हमें करनी होगी उस सिचुएशन के अंदर, उस कंडीशन में 12 मीटर 18 मीटर की मिलती है, जनरली हम लोग 12 मीटर वाली को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को पता भी है। अब बात आती है कि पहली बात तो मैं बताता हूं कि हम लोग कब लैपिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास में इफ द डाया ऑफ द बार, इफ द डाया ऑफ बार इज ग्रेटर देन 32 mm, इज ग्रेटर देन 32 mm, अगर मान लीजिए 32 mm से ज्यादा का आपके पास में बार है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, लैपिंग इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, लैपिंग आपकी रिकमेंड नहीं की जाती है। तो क्या रिकमेंड करेंगे, तो उस केस में हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उस केस में लैपिंग नहीं करते। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन में हम लोग वहां पे लैपिंग ना करके, लैपिंग की जगह पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वेल्डिंग कर रहे होते हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। जल्दी से एक बार कंफर्म करेंगे मुझे, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे और नेक्स्ट पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा जब समझेंगे इस चीज को। तो देखो डाया आपके पास 32 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक और चीज बताता हूं, जब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ था, बिफोर अमेंडमेंट, ये पूछ ले मान लो आप लोगों से, बिफोर अमेंडमेंट जब तक ये संशोधन नहीं हुआ था तो इट वाज 36 mm। ये जो वैल्यू थी आप लोगों की, ये जो वैल्यू थी ये 36 mm हम लोग कंसीडर करते थे, लेकिन अमेंडमेंट के बाद हम लोग इसको 32 mm आजकल कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है सर। बात अब आती है कि इस जगह पे जो लैप लेंथ है, लैप लेंथ की टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। लैप लेंथ के बारे में काफी क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। देखो ये डेटा याद करना पड़ेगा तुम्हें, यहीं से आपके न्यूमेरिकल छोटे छोटे क्वेश्चंस, डेटा वगैरह यहीं से बनेगा आप लोगों का सारा कुछ, ठीक है। और देखो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी क्लास ऑलरेडी चल रही है, मतलब मेरी सुबह सुबह 3 घंटे क्लास होती है, तो उसके बाद में काफ़ी हिम्मत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी आपके बैच के लिए मैंने कहा नहीं, अब हिम्मत चाहिए और आप लोगों का साथ तो देना ही है लास्ट तक एकदम। तो एनी हाउ करने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा। तो देखिए एक तरफ हमने लिखा कंडीशंस, यहाँ पे कंडीशंस की बात करूंगा और दूसरी साइड में हम लोग बात करेंगे लैप लेंथ की, लैप लेंथ कितनी होगी, ठीक है। चलिए देखें एक बार क्या वैल्यूज निकल के आएंगी। सबसे पहली कंडीशन, अगर बेंडिंग टेंशन के केस में आपको चेक करना है, किसके केस में, बेंडिंग टेंशन, एक बेंडिंग टेंशन होता है, एक डायरेक्ट टेंशन और एक कंप्रेशन, ठीक है। बेंडिंग टेंशन, डायरेक्ट टेंशन, डायरेक्ट टेंशन और एक होता है आपके पास कंप्रेशन। 3 कंडीशन बनती है, तीनों कंडीशन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, सही लिखा है एकदम आपने, बहुत सुंदर। तो इस केस में क्या होगा सर आपके पास, इस केस में होगा एल डी एंड 30 प्राइम्स ऑफ फाई, एल डी फाई मतलब डाई ऑफ द बार, ठीक है। और इन दोनों में से जो भी आपको मैक्सिमम लगेगा उसको हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, किसके केस में, बेंडिंग टेंशन के केस में। अगर मान लीजिए डायरेक्ट टेंशन के केस की बात करें तो हम लोग क्या होगा 2LD और 30 टाइम्स ऑफ फाई विच एवर इज मैक्सिमम, इसका इस्तेमाल करेंगे। और जब कंप्रेशन में थोड़ा कम रखते हैं हम लोग तो कितना लेंगे, LD एंड 20 टाइम्स ऑफ फाई, ये आपके पास जो भी मैक्सिमम होगा उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब ये चीज भी आप लोगों को दिमाग में फिट करनी है, याद करनी है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है हो सकता है वो है आप लोगों के पास में, दैट इज द टॉर्जन। अब देखो टॉर्जन में क्या आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो है इंपॉर्टेंट उसको बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टॉर्जन। चलिए टॉर्जन को देखते हैं। अब देखो टॉर्जन में क्या होता है,
इसमें 2-3 चीजें पूछी जाती हैं, उनको आप याद कर लीजिए। पहला आपके पास में इक्विवेलेंट शियर, इक्विवेलेंट शियर। अब तो देखो पढ़ते पढ़ते तो मैंने तुमको जब क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे तो उसमें बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर कराया था, लेकिन जो टॉपिक्स वहां पे नहीं हो पाएंगे वो यहाँ पे मैं कवर भी कर रहा हूं उनको, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपके पास में, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, कुछ समझने की कोशिश करें। इक्विवेलेंट शियर सबसे पहले हम लोग निकाल रहे होते हैं, जब हम लोग टॉर्जन पढ़ते हैं तो यहाँ पे V इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। तो V इक्विवेलेंट आपके पास में क्या होता है, V इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट शियर, दैट इज द VU प्लस BT। क्या होता है, VU प्लस BT। अब इस जगह पे जो आपको VU होता है ये तो गिवन होता है, अल्टीमेट शियर है ये आपका, ये गिवन होता है। और अगर मैं VT की बात करूंगा, VT मतलब क्या आपके पास में, दैट इज द शियर ड्यू टू द टॉर्जन। तो ये आपके पास वैल्यू थे 1.6 टाइम्स ऑफ TU अपॉन B। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू अगर मैं V इक्विवेलेंट की निकालना चाहूंगा तो कितनी निकल के आएगी, दैट इज इक्वल्स टू VU प्लस 1.6 टाइम्स ऑफ TU अपॉन B। हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन दे दे और इसमें से न्यूमेरिकल पूछ ले, तो ये आपके काम आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो और बाकी सारी वैल्यूज तो आप लोग निकालना जानते हैं, मतलब बेसिकली TU क्या है आपके पास में, यहाँ पे लास्ट में लिख दूंगा, चलो मैं TU क्या है, या तुम कहो तो यही लिख दूं, TU क्या है, VU क्या है और VT क्या है। तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, वेयर आपके पास जो VU है ये क्या चीज है, तो VU इज द अल्टीमेट शियर, VU इज अल्टीमेट शियर। TU क्या है, दैट इज द अल्टीमेट टॉर्जन, अल्टीमेट टॉर्जन या टॉर्जनल मूवमेंट भी बोल सकते हैं, अल्टीमेट टॉर्जनल मूवमेंट, ठीक है। और आपके पास और क्या है, VT क्या है आपके पास में, दैट इज द शियर ड्यू टू द टॉर्जन, शियर ड्यू टू टॉर्जन। तो ये आपके पास भाई बन गया क्या, इक्विवेलेंट शियर का फॉर्मूला। दूसरा जो यहाँ पे आपको याद करना चाहिए वो है इक्विवेलेंट मूवमेंट। क्या याद करना चाहिए, इक्विवेलेंट मूवमेंट। तो इक्विवेलेंट मूवमेंट कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास इक्विवेलेंट शियर एक मेथड आ गया और वो आप लोगों को समझ में भी आ गया। सेम ऐसी M इक्विवेलेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब M इक्विवेलेंट क्या होता है, दिस इज MU प्लस MT। सेम वही बात, MU जो होता है दैट इज द अल्टीमेट मूवमेंट, अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट, और ये आप लोगों को गिवन होता है जनरली क्वेश्चन के अंदर। तो हो सकता है इसमें से कोई न्यूमेरिकल पूछ ले आप लोगों से, न्यूमेरिकल तो कहीं से भी बन सकते हैं। तो ये जो डेटा है ये याद ऐसे ही रहेगा ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट MU होता है आपके पास में, ओके। तो MU प्लस MT आपके पास समझ में आया कि MU क्वेश्चन में गिवन होता है और MT का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, TU अपॉन 1.7। इसको याद करना पड़ेगा। हाँ अभी देखें यहां पे आपके पास में MT कैसे निकलेगा, MT क्या आता है, मूवमेंट ड्यू टू द टॉर्जन को हम लोग MT बोल रहे होते हैं। तो ये क्या होगा आपके पास, TU अपॉन 1.7 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस D अपॉन B। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है आपका, दैट इज ऑफ द MT का फॉर्मूला। क्लियर बात समझ में आ गई। ये 2-3 चीजें आप लोगों को याद रखनी होंगी, ठीक है। हाँ अब देखो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं आगे बात करूंगा और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को यहीं की बता देता हूं, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो पूरे RCC में इस्तेमाल किया जाता है, स्लैब जनरली स्लैब और स्लैब फुटिंग और बीम के लिए। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द स्टील के लिए क्या होता है, AST इज इक्वल्स टू 0.5 FCK अपॉन FY ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज B इंटू डी। ये आपका बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो बहुत बार आपके काम आता है, ये भी आपको याद करना होगा, ठीक है। ये पॉइंट सारे के सारे याद कर लीजिएगा। इसमें भी वही मिनिमम मैक्सिमम चेक करना होता है। तो मिनिमम बीम के अंदर कितना होता है वो आप लोगों को पता है, मैक्सिमम बीम के अंदर कितना होता है ये भी आप लोगों को पता है। बात आती है अगर आप लोगों से ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के बारे में पूछ लेता है, इसके बारे में, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के बारे में, ये जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को अभी तक बताई हैं, ये तो हमने टॉर्जन का इक्विवेलेंट शियर पूछे। देखो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से क्या पूछ सकता है, सबसे पहली पॉइंट आपसे पूछ सकता है इक्विवेलेंट शियर क्या होता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट यही है बस, आपसे पूछ सकता है इक्विवेलेंट मूवमेंट उसका फॉर्मूला, और आपके पास जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है AST फाइंड आउट करने का, ये भी इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार, ठीक है, ये पूछ सकता है।
अब इसके अलावा और क्या पूछेगा आप लोगों से, इसके अलावा आप लोगों से पूछ सकता है कि सर जो आपका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है किसके अंदर, टॉर्जन के अंदर, वो कितना होता है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन टॉर्जन ये कितना होता है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट आपके पास कितना होता है। इसमें हम लोग एएसबी के थ्रू हम लोग जनरली निकाल रहे होते हैं और ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 बार में याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो ये होता है आपके पास में टी यू इंटू एस बी, टी यू इंटू एस बी। अब तुम सोचोगे कि फॉर्मूला सच में दे सकता है एग्जाम के अंदर, दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता, फॉर्मूला दे देगा। मान लो 4 फॉर्मूले लिख दिए, बड़े बड़े से फॉर्मूले लिख दिए, उनमें से पहचानने में क्या दिक्कत है तुमको, दे सकता है। और ये तो आईएएस कोड में लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो टी यू इंटू एस बी अपॉन B1 D1 इंटू 0.87 FY, ये एक पार्ट हुआ इसका खत्म। दूसरा VU इंटू एस वी, VU इंटू, अभी क्या चीज है B1 D1 ये मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, दैट इज 2.5 D1 ब्रैकेट क्लोज 0.87 FY। ये बेटा आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये किसका फॉर्मूला है, एएसबी फाइंड आउट करने का। आपको ध्यान होगा जब हम लोग शेयर पढ़ रहे थे तो शेयर में भी आपके पास में एएसबी निकालने के जो फॉर्मूले थे वो अलग अलग थे। ठीक है, एएसबी VUS वगैरह निकालने का तरीका था वो अलग था। अब इस जगह पर एक और चीज याद रखनी है, वेयर जिस जगह पे एएसबी की जो वैल्यू है आपके पास में, एएसबी की वैल्यू, इससे तो आप लोग कैलकुलेट करते हो, चेक करते हो, लेकिन ये वैल्यू आप लोगों की टॉ वी माइनस टॉ सी, पहले भी इस तरीके को टर्म पढ़ा हुआ जब हम लोग शेयर पढ़ रहे थे, अपॉन 0.87 FY। सब बेटा सब कुछ आईएएस कोड के अंदर लिखा है, पढ़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। B.SV शुड नॉट बी लेस देन दिस, मतलब एएसबी की वैल्यू इस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू आप लोगों को, ये वाली जो एएसबी की वैल्यू है ये टॉ बी माइनस टॉ सी अपॉन 0.87 FY, इससे कम आपके पास में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस B.SV इस वैल्यू से एएसबी की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो अब आपके दिमाग में पता क्या आ रहा होगा कि सर इसमें स्पेसिंग कैसे निकालते हैं। आपको ध्यान होगा जब हम लोग शेयर पढ़ रहे थे तो शेयर में मैक्सिमम स्पेसिंग कैसे निकालते थे, शेयर में मैक्सिमम स्पेसिंग निकालते थे हम लोग 0.75 टाइम्स ऑफ डी और साथ में 300 mm विच एवर इज मिनिमम। अब इसमें भी हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग फाइंड आउट करने के फॉर्मूले के आधार पर चल सकते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होती है, क्योंकि मैक्सिमम स्पेसिंग पूछने में कोई बुराई नहीं है, पूछा जा सकता है आप लोगों से, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर के अंदर पूछा जा सकता है। फर्स्ट इज x1, सेकंड इज x1 प्लस y1 अपॉन 4 और थर्ड है आपके पास 300 mm। तीनों में से जो भी आपके पास में मिनिमम होगा, विच एवर इज मिनिमम, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। विच एवर इज मिनिमम, पूरा चैप्टर अभी के अभी देखना याद हो जाएगा, विच एवर इज मिनिमम हो गया। अब पॉइंट ये आता है, और यहाँ पे भी कभी भी 300 है आपका 300 mm। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि सर इस जगह पे ये B1 D1 X1 Y1 ये सब है क्या, तो चलिए आइए इसको और समझ लेते हैं। देखिए फिर आपका काम हो जाएगा कंप्लीट इस चैप्टर का, ये चैप्टर यही की खत्म हो जाएगा। इससे बाहर आ जाए तो मुझे बता देना, वहां पे नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आ सकता इससे बाहर, ये तो बहुत बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इससे बाहर क्या ही आएगा उस जगह पे। चलिए देखिए ये आपके पास में एक बीम है और इस बीम का एक न्यूट्रल एक्सिस भी है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इस बीम का न्यूट्रल एक्सिस बना दिया। अब इस बीम के इसके अंदर मान लीजिए मैंने 4 बार्स प्रोवाइड करवा दिए, 4 बार्स इसके अंदर रख देते हैं हम लोग। एक आपका ये रहा, ठीक है, यहां रख देते हैं, ठीक है। एक आपके पास यहां पे ये रहा, ठीक है। इसी तरीके से एक आपका ये रहा इसके नीचे जस्ट, और ऐसा ही एक और ये रहा, 4 हम लोग रख देते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा अलाइनमेंट में ला दें, ये हो गया। चलिए सर अब देखो क्या होगा, अब इसके चारों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके चारों तरफ हम लोग बना सकते हैं इसकी लाइनिंग। ठीक है, मैं बना लेता हूं पहले जल्दी जल्दी ताकि समझ में आ जाए फिर आप लोगों को। थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा ऐसे आपको। स्पेसिंग सारी याद रखनी पड़ेंगी भाई, स्पेसिंग से तो कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए सर शुरुआत करते हैं। देखिए आप लोगों को ये बात पता है कि इसकी जो ओवरऑल डेप्थ होती है इसे हम लोग कैपिटल डी के नाम से जानते हैं, इसकी जो ओवरऑल विड्थ होती है इसे हम स्मॉल कैपिटल बी के नाम से जानते हैं, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। दूसरी चीज, इसके सेंट्रॉइड तक की जो डिस्टेंस होती है, टेंशन साइड में आपका टेंशन पार्ट है, आपका कंप्रेशन पार्ट,
तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, थोड़ा सीधा बना दें इसको, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपके पास, ये आपकी कैपिटल डी होती है, और यहां से लेकर के इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है आपके पास, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी। सही है बात? और ये आपके पास में डी नॉट होता है। अब देखिए क्या होगा कि हर चारों तरफ अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इस साइड भी आपके पास में क्या है, दिस इज अ क्लियर कवर सीसी, इस साइड भी एक क्लियर कवर, दिस इज सीसी, इस साइड भी एक क्लियर कवर है आपके पास, दैट इज सीसी। ठीक है, क्लियर कवर, ये भी आपके पास में क्या है, क्लियर कवर, दैट इज द सीसी। समझ में आ गया? चारों तरफ क्लियर कवर है आपके पास। अब पॉइंट याद है सर कि x1 y1 x2 y सॉरी x1 y1 और b1 और साथ में x1 सॉरी b1 और d1, ये क्या चीजें हैं इनको हमें समझना है, x1 y1 और b1 और d1। सबसे पहले हम लोग क्या समझना चाहिए, हमें x1 को और y1 सॉरी हमें v1 को और v1 को और d1 को हमें समझ लेना चाहिए, तो बाकी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। देखिए क्या होगा, मैं आप लोगों को अभी पिंक कलर से एक लाइन बनाऊंगा, मेन बार के सेंटर से लेकर के और मेन बार के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है ये रही, इनके बीच की जो डिस्टेंस है सर, इसे हम लोग क्या कहते हैं। ऐसे ही मैं अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करूं तो इस बार के सेंटर से बार के सेंटर तक, इधर निकालो चाहे उधर निकालो, बात एक ही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये दिमाग में आएगा। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा b1। क्या बोलते हैं? दैट इज b1। ये क्या है, ये आपके पास में है d1। अब ये इसके मैं लिखता हूं, और कोई और कलर ले लें हम लोग, व्हाइट कलर ले सकते हैं। हाँ, अब ये जो आपका पास स्टीरअप्स हैं, स्टीरअप के या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के सेंटर से लेकर के और यहाँ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी, इसे हम लोग बोलते हैं सर y1, दैट इज y1। और इस सेंटर से लेकर के और इस सेंटर तक की डिस्टेंस है, इसे हम लोग बोलते हैं x1। हो गया बेटा, काम खत्म। x1 y1 b1 और d1 दोनों ही समझ में आ गए और यहाँ पे काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर। यहाँ पे आप लोगों का जो चैप्टर है ये टॉर्जन रेनफोर्समेंट पूरा कंप्लीट, इसमें से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी कोई नहीं पूछेगा इससे ज्यादा, आप लोग मैक्स इतना पढ़ के जा रहे हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रख सकते हैं, बीम में आप लोग लेटरल स्टेबिलिटी के बारे में भी जान लें एक बार। लेटरल स्टेबिलिटी अगले पेज में बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। लेटरल स्टेबिलिटी क्या होती है? लेटरल स्टेबिलिटी या इसको स्लेंडरनेस लिमिट बोलते हैं, स्लेंडरनेस लिमिट क्या होगी सर? देखिए, कोई भी जब हम लोग एक बीम बना रहे होते हैं ना, कोई भी बीम जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो इस बीम के बीच की जो अनसपोर्टेड डिस्टेंस होती है, अनसपोर्टेड डिस्टेंस का मतलब होता है, एक मिनट बता देते हैं क्या होता है अनसपोर्टेड डिस्टेंस का मतलब। हाँ जी, अनसपोर्टेड डिस्टेंस का मतलब है ये वाली डिस्टेंस। अब देखो क्या होगा भाई, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कोई भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना रहे हैं, तो कोई भी बीम बनाते टाइम हमें कोई मतलब नहीं है, बस हम दोनों तरफ से सपोर्ट कर देंगे, बीच में चाहे स्पैन कितना ही लंबा हो। ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर जगह पर हम लोग ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये डिस्टेंस आपके पास में एल अनसपोर्टेड बोल दो आप इसको, कि जो एल अनसपोर्टेड होती है आपके पास में, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, एक वैल्यू होती है, कभी भी उससे सॉरी कम नहीं जा रहा, कभी भी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कभी भी आपके पास उस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? एग्जाम में क्वेश्चन आता है 100b एंड 250 b स्क्वायर अपॉन डी। क्या बता रहा हूं, सॉरी 100b नहीं, 60b एंड 250 b स्क्वायर अपॉन डी, ये दोनों वैल्यू हैं। इन दोनों वैल्यू में से जो भी वैल्यू मिनिमम है, जो भी वैल्यू कम है, उससे ज्यादा आपके पास में इन दोनों डिस्टेंस के बीच की अनसपोर्टेड डिस्टेंस लेंथ आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बात। दूसरा पॉइंट आपके पास में आता है, यदि आपके पास मान लीजिए ये तो था आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड, अगर कैंटिलीवर होता तब क्या होता? कैंटिलीवर के केस में सुनेंगे, तो ये तो आपके पास बेटा एसएसबी है, एसएसबी। कैंटिलीवर होता तब क्या होता? तो कैंटिलीवर के बीच में जो अनसपोर्टेड डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली एल अनसपोर्टेड, तो एल अनसपोर्टेड जो होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किससे? दैट इज ऑफ 25 ये 60b है बेटा, यहाँ पे 25b एंड 100b स्क्वायर अपॉन डी। इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपकी मिनिमम है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज द क्या है आपके पास में, ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। कई बार इनमें से न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। साथ ही साथ यहाँ पे जब लिमिट की बात कर ही रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं, डिफ्लेक्शन लिमिट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक पॉइंट होता है डिफ्लेक्शन लिमिट। क्या होता है? डिफ्लेक्शन लिमिट। और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी ज्यादा है। डिफ्लेक्शन लिमिट, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर कर देता हूं। जैसे कि जब हम लोग वन वे स्लैब
वन वे स्लैब या बीम की बात कर रहे हो, किसकी, वन वे स्लैब या फिर बीम की बात कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास में हम लोग डिफ्लेक्शन को L/D रेशियो से रोकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कई बार, डिफ्लेक्शन इज कंट्रोल्ड बाई L/D रेशियो। L/D रेशियो का मतलब होता है लेंथ, इफेक्टिव लेंथ अपॉन इफेक्ट डेप्थ रेशियो के आधार पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, स्पैन बाई इफेक्टिव डेप्थ रेशियो के आधार पर। ठीक है, अब इसके लिए भी एक टेबल होती है, वो टेबल क्या है उसको समझ लेते हैं। टेबल आपके पास अलग अलग टाइप ऑफ द बीम के आधार पर ये जो L/D की रेशियो होती है, ये एक लिमिट को जस्टिफाई कर रही होती है। वो लिमिट पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। तो देखिए क्या होगा इस जगह पे, यहां पे मैं लिख रहा हूं टाइप ऑफ बीम या वन वे स्लैब, टाइप ऑफ बीम या वन वे स्लैब, इससे वन वे स्लैब या टाइप ऑफ बीम के लिए, और यहाँ पे L/D रेशियो। तो इस बात को ध्यान रखें, अगर आपके पास पहली बात कैंटिलीवर है, तीन कंडीशन लेके चलते हैं हम लोग इसमें। एक तो आपके पास में कैंटिलीवर है, एक SSB है, और एक आपके पास में कंटीन्यूअस बीम या फिर वन वे स्लैब है, कंटीन्यूअस बीम या स्लैब। कैंटिलीवर के केस में वैल्यू 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन SSB के केस में, मतलब 7 से ज्यादा मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए L/D की रेशियो। SSB के लिए वैल्यू 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके पास जो कंटिन्यूअस है इसके केस में वैल्यू आपकी 26 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बेटा, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन एक बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखा कि ये कब तक होगा, ये होगा अप टू, ये पूरी कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी ये आपकी होगी अप टू द 10 मीटर, अप टू 10 मीटर स्पैन तक, 10 मीटर स्पैन तक आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये 10 मीटर से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए अगर स्पैन आप लोगों का 10 मीटर से ज्यादा हो जाए, इफ स्पैन इज ग्रेटर देन 10 मीटर, अगर आपका स्पैन आपका 10 मीटर से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए किसी सिचुएशन में ऐसा हो गया कि स्पैन आपका 10 मीटर से ज्यादा हो गया, तब क्या करेंगे, तब आपके पास L/D की जो रेशियो है, जो भी कह सकते हैं कैंटिलीवर को छोड़कर, कैंटिलीवर को छोड़ दीजिए, सिर्फ कैंटिलीवर को छोड़कर जो आपके पास में वैल्यू है L/D की वैल्यू जो है, इनके अंदर हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 अपॉन स्पैन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला केस आया आपके पास में इन द केस ऑफ SSB, तो SSB के केस में क्या करेंगे, L/D की जो रेशियो है वो आपके पास किससे ज्यादा होनी चाहिए, 20 से, तो 20 इंटू 10 अपॉन स्पैन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूंगा, तो उस केस में आपके पास L/D की जो वैल्यू है वो 26 इंटू 10 अपॉन स्पैन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पॉइंट क्लियर है? कितना बढ़िया चल रहा है, यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ रहा है, एकदम A to Z चीजें चलती जा रही हैं, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, अब ये पॉइंट जो एग्जाम में आने लायक है वो पॉइंट आपके साथ में डिस्कशन किए जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये अगर ये ना होती और इसकी जगह पर आपके पास में आ जाती टू वे स्लैब, वन वे स्लैब आती नहीं, आपके पास एक कंडीशन बन जाती कि भाई जो अपने पास में वन वे स्लैब है नहीं अपने पास, तो टू वे स्लैब का कॉन्सेप्ट है। तो टू वे स्लैब के केस में आपके पास में ये जो कंडीशन है L/D रेशियो, ये कैसे चल रही होती है, ये भी दिमाग में आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन यहां से, तो कैसे याद रखेंगे और क्या हमें पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं, अगर टू वे स्लैब के केस में होते तो क्या करते, टू वे स्लैब के केस में क्या करते, टू वे स्लैब, आइए देखो भाई कुछ चीजें याद कर लो, ज्यादा डेप्थ में मत घुसो क्योंकि ज्यादा डेप्थ पूछेगा नहीं, ज्यादा डेप्थ तो पढ़ रखी है ना आप लोगों ने, पूछेगा तो क्यों नहीं, लेकिन ज्यादा डेप्थ तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। देखना सुनना बात को ध्यान से, हम ये जो कंडीशन लेके चलते हैं ना, यहाँ पे दो ही सिचुएशन के लिए लेके चलते हैं। यहाँ पे जो एंड कंडीशन आपके पास रहेंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किसके लिए रहेंगी, एक तो SSB के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए या सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए, सॉरी, और दूसरी होती है कंटिन्यूअस के लिए। दूसरी किसके लिए होगी, कंटिन्यूअस स्लैब के लिए। तो अब इस सिचुएशन में दो कंडीशन बनेंगी, कौन कौन सी, पहली बात तो L/D रेशियो की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और दो कंडीशन कौन सी बनेंगी, एक बनेगी माइल्ड स्टील की, एक बनेगी H/ST की। तो इधर मैं लिख रहा हूं माइल्ड स्टील और इधर लिख रहा हूं मैं H/ST, ठीक
ठीक है, माइल्ड स्टील और HY स्टील। माइल्ड स्टील के केस में ये वैल्यू होती है 35 और ये वैल्यू होती है 40। लेकिन जब HYSD की बात करते हैं तो ये 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, तो 35 इंटू 0.8 करिए, आपको वैल्यू मिलेगी 28, और 40 इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास वैल्यू मिलेगी 32। कितनी मिली? 32। तो वो 28 और ये कितनी मिली आपको? ये 32 मिल गई आपको। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। ये सारे पॉइंट भी आप लोगों को याद रहने चाहिए भाई, सारी चीजें। ठीक है, लेकिन ये कहां तक है ये बात भी ध्यान रखो, एग्जाम में कई बार पूछ लिए तुमसे कब तक के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास में जब लोडिंग जो होती है वो 3 किलोमीटर, मतलब मैक्सिमम लोडिंग इन केस ऑफ मैक्सिमम लोडिंग ऑफ 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के केस में, 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर की मैक्सिमम लोडिंग के केस में आपके पास में ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। याद हो गया? कितना फास्ट चल रहा है, कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो अब बात करते हैं हम लोग, सर यदि मान लीजिए आपके पास क्या आ जाए, स्लैब आ जाए, तो स्लैब के केस में हम लोग क्या करेंगे? स्लैब में एंटर कर चुके हैं वैसे भी हम लोग, है ना, स्लैब के अंदर एंटर कर चुके हैं, बस हमें IS कोड ज्यादा याद रखना होता है। स्लैब के केस में ध्यान रखना, स्लैब के केस में असली जो खेल है ना वो IS कोड का है। IS कोड जितना अच्छे से याद है ना आप लोगों को, उतना ही ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आते हैं, उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस आपसे बन पाएंगे। ठीक है, अप टू द स्पैन 3.5 मीटर, ये भी सही दिखाया आपने। चलिए एक काम करते हैं, चाय मंगा लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चाय मंगा दो यार एक। हाँ जी, तो यहां तक बताया पहले, सभी लोग समझ में आया तुमको? मतलब देखो, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जब आप एग्जाम की तरफ जा रहे हो ना, तो हमेशा हर चीज नहीं पढ़ी जाती। जब रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन का तरीका रिवीजन की तरीके से करो। अगर अभी भी आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो, मतलब मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए भी बोल रहा हूँ, कि अगर आप ऐसे रिवीजन कर रहे हो ना कि पूरा वापस से लेके बैठ गए, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई। क्योंकि लास्ट में जाते जाते ना इतना ऐसा तो मैं फील होने लगेगा कि यार एक बार और पढ़ लूँ इसको पूरा का पूरा, और वो होगा नहीं, पॉसिबल तो है नहीं। तो अगर पॉसिबल नहीं है और फिर तुम्हें पढ़ना भी है तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। हर एक चीज को काफी कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोगों को देखना पड़ेगा, आपको अपनी एक सही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तब जाके चीजें ना सही से काम करती हैं, तब जाके वर्थ होती हैं चीजें। चलो एक बार कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप कर दो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि आपको सारी कहानी क्लियर समझ में आ रही है ना? आपको सारी कहानी क्लियर समझ में आ रही है, उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। तो पहले मुझे क्लियर कर दीजिए जल्दी से। 2 वे शेयर वाला फॉर्मूला आपको बताना है, आप ये कह रहे हैं, बट एक बात को तो देखें कि फॉर्मूले में क्या बताऊं, कॉन्सेप्ट तो फिर भी समझने में आता है कि चलो कॉन्सेप्ट समझाना है तो काम चलेगा। आज क्या हुआ बच्चे? हैं नहीं सर, कैसे हो आप? अरे मैं बढ़िया हूं, आप बताइए। विवेक अग्रवाल, ठीक है। चलिए स्लैब पढ़ेंगे अभी। तो यहां तक हमें बहुत सारी चीजें रिवाइज कर ली, बहुत सारी चीजें ऐसा भी नहीं है कि मैंने स्किप भी की होंगी, पर वो इंपॉर्टेंसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम लोग स्लैब के बारे में बात करेंगे अच्छे तरीके से, कि स्लैब क्या चीज है, कैसे उसके अंदर काम चल रहा होता है। स्लैब, देखो भाई, जनरली हम लोग जब बात कर रहे होते हैं स्लैब की, तो इसमें हमें मेन जो फोकस करना होता है वो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब पे फोकस करना होता है। 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। पहली बात तो 1 वे स्लैब है क्या, उसको समझते हैं। 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब दोनों को समझाता हूं आप लोगों को। पहले समझेंगे 1 वे स्लैब के बारे में। भाई सिंपल पॉइंट ये है कि जब भी कभी स्लैब की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो हम लोग उसको Ly/Lx से करते हैं। तो अगर Ly/Lx की वैल्यू आपके पास 2 से ज्यादा है तो ऐसे स्लैब को हम लोग 1 वे स्लैब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यदि आपके पास Ly/Lx की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ऐसे स्लैब को हम लोग 1 वे स्लैब के नाम से जान रहे होते हैं। ये पॉइंट आपको पहली बात तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब 1 वे स्लैब में क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन होती है ना, डिफ्लेक्शन वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, ओनली इन 1 डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में सिर्फ डिफ्लेक्शन होती है, और वो 1 डायरेक्शन कौन सी होती है? वो 1 डायरेक्शन होती है आपके पास में शॉर्ट स्पैन, शॉर्ट स्पैन की डायरेक्शन। शॉर्ट स्पैन की डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1
वन डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन कौन सी होगी, वो शॉर्ट स्पैन की डायरेक्शन। तो इसमें जो आप लोगों का मेन रेइंफोर्समेंट होगा, मेन रेइंफोर्समेंट वो वहीं प्रोवाइड कराया जाएगा जहां पे शॉर्ट स्पैन की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो मेन रेइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड किया जाएगा, मेन रेइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली इन कहां पे, मेन रेइंफोर्समेंट को हम कहां प्रोवाइड कराएंगे, मेन रेइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड ओनली इन द शॉर्टर स्पैन डायरेक्शन। ठीक है, इसे हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर स्पैन की डायरेक्शन में ही प्रोवाइड करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर स्पैन की डायरेक्शन में। ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा एक बढ़िया चीज और सुनिएगा, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से, लेकिन कुछ कुछ बेसिक पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेन रेइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड कराना पड़ेगा, यहाँ पे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट कहां प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, या हमें प्रोवाइड करना होता है इन लॉन्गर स्पैन डायरेक्शन, इन द लॉन्गर स्पैन डायरेक्शन में। ये चीज क्लियर होगी। अब एक और चीज, आइडेंटिफिकेशन में एक चीज और ध्यान रखें कि जो आप लोगों की वन वे स्लैब होती है, ये अपोजिट एजेस पर सपोर्ट होती है। इट इज सपोर्टेड ऑन अपोजिट कॉर्नर्स, अपोजिट एज बोल सकते हो, अपोजिट एजेस पर ये सपोर्टेड होती है आपकी। ठीक है, थैंक यू। अपोजिट जो एजेस होते हैं उन पर ही आप लोगों की सपोर्टेड होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कैसे सपोर्टेड होती है सर, अगर मैं टॉप से आप लोगों को दिखाना चाहूं तो टॉप से इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास जैसे ये है, तो ये कोई साइड है जो सपोर्टेड है वॉल्स के ऊपर, तो उसके अपोजिट मतलब ये वाली साइड सपोर्टेड होगी। बात क्लियर है एकदम। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है कि टू वे स्लैब क्या है। फिर टू वे स्लैब में भी समझ में आना चाहिए ऐसे कॉन्सेप्ट तो हमें, अगर वन वे स्लैब में समझ में आ रहे हैं तो टू वे स्लैब के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग होते हैं। टू वे स्लैब में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बस ध्यान से अगर सोच पाओगे तो क्या होता है सर, इसको भी समझते हैं एक बार। चाय पी लें थोड़ी सी, फिर बताते हैं। बात भी कर लूं आप लोगों से थोड़ी देर, फिर बताता हूं। मैंने सोचा था 3 दिन में खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि अब 5-6 घंटे क्लास लूंगा तो आएगा वो इफेक्ट, आता है बहुत दिनों बाद जब लगातार क्लास लेते हैं तब। कोई नहीं, बाकी क्या हालचाल है, कितने परसेंट आप लोगों को लग रहा है भाई, कितने मार्क्स बन रहे हैं आप सभी के, एक बार बताना टेस्ट सीरीज में। चाय पीते हैं तब तक बात कर लेते हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके टेस्ट सीरीज में, और किसको लग रहा है कॉन्फिडेंस की हो जाएगा इस बार। बताओ, मार्क्स नहीं पता या परसेंटेज नहीं पता, कितना परसेंट तैयारी हो चुकी है। इतने लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो यार, 1 साल सा हो गया लगभग पूरा। अरे तुम्हारे कमेंट ही नहीं आते इस बात के ऊपर, तो इंतजार करते हो कि पहला कोई लिखेगा फिर मैं लिखूंगा। पहला लड्डू आपको मैन ऑन मिशन कह रहे हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो क्या हुआ, फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम पे होते नहीं सिलेक्शन। हाँ, फर्स्ट टाइम पे सिलेक्शन नहीं होते, कमाल है। शांत कैसे हो गए भाई तुम, मतलब मुझे लगता है डेली टाइम पे पढ़ते नहीं हो क्या। कल वाली क्लास में ज्यादा बच्चे थे, परसों वाली में और ज्यादा थे, आज वाली में कम लग रहे हैं। आई एम ओवर कॉन्फिडेंट बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं कि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। एक 181 मैक्स रहा है अभी तक, कम है बेटा, बहुत कम है। 230 240 तक पहुंचो पहले। वन 186 मैक्स है यार, कैसे होगा सिलेक्शन तुम्हारा, 186 मैक्स आ रहा है तो। और हाथ पैर मारो यार, लूप होल्स ढूंढो, गलत कहाँ पे कर रहे हो। कीर्ति इज 195, वेरी नाइस बेटा, लेकिन कम है मार्क्स अभी भी। विष्णु जहांगीर सही है, 200 नंबर आ रहे हैं। कोई ऐसा है जिसके 250 नंबर आ रहे हैं,
आज किसी भी टेस्ट में आए हो, एक आध टेस्ट में आ गए हो? है कोई ऐसा? मिनिमम 149 और मैक्सिमम 245। चलो ठीक है भाई, तुम सही जगह पे हो। मैन ऑन मिशन 207 मैक्स। चलो ठीक है, ओके ओके है। इस क्लास से तो बहुत उम्मीद है यार। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई बार पढ़ाते पढ़ाते ना तुम मतलब मेरी जगह पे या कोई भी टीचर की जगह पे जब होते हैं, कई बार होता है, मतलब आजकल होने लग गया है मेरे साथ। जब ऐसे लंबी क्लास होती है तो हैबिट्स ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग गैप पे क्लास लेते हैं, एक मॉर्निंग फिर आफ्टरनून फिर इवनिंग, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। अभी लगातार क्लास होती है तो थोड़ा लगता है कि हाँ अब बहुत एनर्जी लग रही है, क्योंकि अभी खाना नहीं खाया होता। अभी मेरी सुबह से कुछ खाना भी नहीं हो पाया, और मेरे को ऐसा लगता है कि यार खाऊंगा तो मेरे से उतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। तब तक मैं खाता नहीं हूँ जब तक मेरी क्लास नहीं हो जाती। चाय के नाम पे चलते हैं हम लोग टीचर्स। ये काफ़ी टफ टाइम है मेरे और आप दोनों के लिए। तो भाई हम मिलके मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको वर्थ करना, मेहनत को सफल बनाना है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने हाथ पैर मार रहे हैं, आप लोग इतने एफर्ट्स कर रहे हो, हमसे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो आप लोग। तो प्लीज़ इस बार कोशिश यही करिए कि आपकी गलतियाँ पहचानिए, सही चीज़ों को पहचान के और फिर जाइए आगे की तरफ, और जितना मैक्स हो सके उतना बढ़िया तरीके से एफर्ट्स मार के इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखो टू वे स्लैब क्या होती है। टू वे स्लैब क्या है सर? टू वे स्लैब देखिए, यदि आपके पास में L बाई एल एक्स की वैल्यू अगर 2 के बराबर या 2 से कम हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? टू वे स्लैब बोलेंगे। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट है कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होता है ना, डिफ्लेक्शन इन बोथ डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन आपका दोनों ही डायरेक्शन में होता है। तो जितनी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन उतनी ही डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट। तो इस जगह पे जो आपको मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाता है इज प्रोवाइडेड, मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड कहाँ प्रोवाइड कराएंगे हम लोग? इन बोथ डायरेक्शन मतलब शॉर्टर, मतलब एल बाई और एल एक्स दोनों की डायरेक्शन में ही, एल बाई और एक्स दोनों की डायरेक्शन में हम लोग रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कराते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास में? ये चीज क्लियर होगी। एक पॉइंट और समझिएगा, इस केस में क्या होता है, जो स्लैब होती है, स्लैब इज सपोर्टेड ओवर, सपोर्टेड ऑन ऑल फोर एजेस। चारों की चारों जो एजेस होती हैं, ऑल फोर एजेस जो होते हैं उन पर सपोर्टेड होती है आप लोगों की, जो पूरी की पूरी आपकी ये स्लैब होती है, चाहे वन वे स्लैब आपकी अपोजिट एंड्स पर, और ये आपकी चारों एजेस पर सपोर्टेड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्लैब है, अब वो सपोर्टेड है चारों एंड पर, तो इस पे भी सपोर्टेड है, इस पे भी सपोर्टेड है। सपोर्टेड मतलब नीचे से दीवार के ऊपर रखी हुई है, ये भी सपोर्टेड है। तो इसको बोलेंगे हम लोग टू वे स्लैब। ठीक है, क्या बोलेंगे? दैट विल बी नोन एज द टू वे स्लैब, इसे हम लोग बोलेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि इसके कुछ आईएस कोड प्रोविजंस हैं, और वो आईएस कोड प्रोविजन जब तक समझ में नहीं आते भाई, तब तक समझ लो तुम्हारे क्वेश्चन अधूरे हैं, कितना ही पढ़ लो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आईएस कोडल प्रोविजंस की, और यहां से आप लोगों को आईएस कोडल प्रोविजन पे ही ज्यादा फोकस्ड रहना है। तो देखते हैं एक बार आईएस कोडल प्रोविजन क्या है। आईएस कोडल प्रोविजन क्या है? आईएस कोडल प्रोविजन, सबसे पहला जो पॉइंट है आपके पास में वो होता है मिनिमम रेनफोर्समेंट का। क्या है? मिनिमम रेनफोर्समेंट का। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट का क्या पॉइंट है सर? देखो सबसे पहली बात तो अगर आप लोग माइल्ड स्टील का इस्तेमाल कर रहे हो, माइल्ड स्टील का यूज कर रहे हो अपनी स्लैब के अंदर, तो उस सिचुएशन में आपको जो मिनिमम एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट है 0.15% ऑफ द स्लैब एरिया, 0.15% ऑफ द स्लैब या क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे कम आप लोग प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। पॉइंट क्लियर? दूसरा पॉइंट है, अगर आप लोग H/Ht बार के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन काफी बार आते हैं, तो ये वैल्यू 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शन से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे आप लोगों ने ग्रेड ऑफ द स्टील बढ़ाया, आपको वहां कम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और, ये जो मिनिमम रेनफोर्समेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो मिनिमम रेनफोर्समेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ये
ये क्यों प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जो मिनिमम रेइंफोर्समेंट है, मिनिमम रेइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन स्लैब, provided in slab to resist टेम्परेचर। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, रेजिस्ट टेम्परेचर एंड श्रिंकेज स्ट्रेसेस। जो टेम्परेचर और श्रिंकेज स्ट्रेसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम रेइंफोर्समेंट को डिस्ट्रीब्यूशन रेइंफोर्समेंट के रूप में प्रोवाइड करवाते, ठीक है। अब देखो एक चीज और बन जाती है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ सकता है। ये जो मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर काफी देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक स्टेटमेंट आता है कि मिनिमम एरिया ऑफ द रेइंफोर्समेंट, मिनिमम एरिया ऑफ रेइंफोर्समेंट इज, मिनिमम एरिया ऑफ द रेइंफोर्समेंट इन द स्लैब इज लेस देन minimum area of the reinforcement in beam, of the reinforcement in beam। क्या समझ में आया कि बीम में जो हम लोग मिनिमम एरिया ऑफ द रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं उसके कंपैरिजन में स्लैब का जो मिनिमम एरिया ऑफ द रेइंफोर्समेंट होता है वो कम होता है। ये क्लियर है। एक और पॉइंट जो एग्जाम में आ जाता है कि वी ऑलवेज डिजाइन स्लैब फॉर 1 मीटर विड्थ, मतलब हम भी जब भी कभी स्लैब को डिजाइन कर रहे हैं तो हम 1 मीटर चौड़ाई के लिए उसको डिजाइन कर रहे होते हैं, मतलब 1 मीटर विड्थ के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि बी की वैल्यू आपको 1 मीटर रखनी है, यानी कि 1000 mm आपको रखनी है, ठीक है। क्यों रखते हैं, ताकि कन्वीनियंट रहता है इसको समझना, क्योंकि लार्ज स्पैन्स होते हैं उन पे कन्वीनियंट रहता है इसको डिजाइन करना। ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आपके पास जो मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेइंफोर्समेंट है, इस जगह पे मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेइंफोर्समेंट, देखो आईएस कोड ने इसके बारे में कोई क्राइटेरिया नहीं बोला है अभी तक। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड बिल्कुल नहीं है ये। आईएस कोड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेइंफोर्समेंट स्लैब के लिए 4% होता है, बट हम लोग एज अ प्रैक्टिस जितनी बीम के लिए लेते हैं उतना ही स्लैब के लिए लेते हैं। 4% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है आपके पास में उसका 4% हम लोग कंसीडर कर सकते हैं मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेइंफोर्समेंट को। नेक्स्ट आपके पास में आता है डाया ऑफ द बार। क्या है, डाया ऑफ द बार्स, ठीक है। डाया ऑफ द बार को देखें तो डाया ऑफ द बार आपके पास कितना रहेगा, इसमें देखते हैं एक बार। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है, लेकिन एक स्टैंडर्ड चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लो आप लोगों को, इफ आप लोगों को थिकनेस ऑफ स्लैब दिया हुआ है, इफ थिकनेस ऑफ स्लैब इज गिवन, अगर आपको किसी क्वेश्चन में थिकनेस ऑफ स्लैब आपको दी गई है, गिवन है, तो उस कंडीशन में 5max की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, क्या होगा, 5max की वैल्यू कितनी होगी। 5max की जो वैल्यू होती है वो 1/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्लैब के बराबर होती है। और यहां से बेटा न्यूमेरिकल बनते हैं, ध्यान रखना। थिकनेस ऑफ स्लैब आपके पास में इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 5x की वैल्यू आपके पास में थिकनेस ऑफ स्लैब के 8th पोर्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ऐसे बोलते हैं इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इससे कम होना चाहिए। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये होता है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन भी यहां से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या होगा इसको और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में, दैट इज कि मिनिमम डाया ऑफ द बार आपके पास कितने होंगे। मिनिमम डाया ऑफ द मेन बार, मेन बार मतलब जो मेन रेइंफोर्समेंट की फॉर्म में प्रोवाइड हम लोग करवा रहे हैं उस स्टेज में बात कर रहा हूं। तो एक काम करते हैं, बॉक्स बना लेता हूं मैं, उस बॉक्स में आप लोगों को पहले हेडिंग डाल लेते हैं, फिर बॉक्स बना के एक ही बार में लिख देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिमम डाया ऑफ बार। बार का मिनिमम डाया आपके पास कितना है भाई। एक काम करना, फ्लैट स्लैब और आप लोग जो कंटिन्यूस स्लैब बात कर रहे थे, या जो फ्लैट स्लैब, कंटिन्यूस स्लैब, और आपके पास में कौन सी होती है, वैफल स्लैब, रिब्ड स्लैब, सर्कुलर स्लैब, इन सभी के लिए ना मैं आप लोगों को एक नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, लेक्चर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप एक काम करना, मैंने जो बता रखा आप ऑलरेडी शायद मेरे साथ कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हैं, तो मैं आप लोगों को इस पे प्रोवाइड करवा दूंगा इसको, ठीक है। किसको कह रहा हूं मैं, फ्लैट स्लैब, बढ़िया वाले नोट्स हैं, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्लास में इनको एक्सप्लेन करना इट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि नोट्स के बिना, नोट्स होने चाहिए, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो फ्लैट स्लैब हो गया आपका, या आपके रिब्ड स्लैब हो गए, या आपका कंटिन्यूस स्लैब हो गया, ठीक है।
तो इन सभी के लिए मैं आपको, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनकी क्लास में हो चुका है उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिनका नहीं हुआ है, जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे मेरे साथ कनेक्ट कर लेना, तो मैं आप लोगों को इनके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, उससे आपको फायदा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो मिनिमम डाया ऑफ द बार के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। इसके लिए एक बॉक्स मैं बना लेता हूं और बॉक्स में कुछ वैल्यूज आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले 2-3 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन आपके पास इधर की तरफ लिख रहा हूं मैं, मिनिमम डाया ऑफ द बार, डाया ऑफ मेन बार, मेन बार का मिनिमम डाया आपके पास कितना होगा, पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट इधर की तरफ क्या आएगा आपके पास में, टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। अगर मान लीजिए, सिंपल समझने की कोशिश करना, अगर आप लोगों ने, नहीं डाया ऑफ द बार लिखते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे, डाया ऑफ द बार, डाया ऑफ बार। तो देखिए सबसे पहले मैं कह रहा हूं मेन रेनफोर्समेंट के लिए, मेन रेनफोर्समेंट के लिए, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, मेन रेनफोर्समेंट और एक होता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। ओके चलिए देखते हैं एक बार, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं मेन रेनफोर्समेंट के लिए बात करूंगा तो 2 कंडीशन बनती हैं। 2 कंडीशन कौन कौन सी, एक Fe250 की यानी माइल्ड स्टील की, एक HYST की। तो अगर आप लोग माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं, माइल्ड स्टील की, तो आपके पास वैल्यू होती है 10 mm, और अगर आप लोग बात करें HYST की तो आपके पास वैल्यू होती है 8 mm, मतलब मिनिमम 8 mm का बार हम लोग यूज करेंगे। अगर आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है तो इसका डाया होता है आपके पास में 6 mm, कितना होता है 6 mm। बेटा आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आया सर स्पेसिंग का। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग की। चलिए देखते हैं एक बार मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होगी। मैक्सिमम स्पेसिंग, अब देखो जनरली स्पेसिंग निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला पहले बता देता हूं। एक जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला स्पेसिंग निकालने का, ये क्या होता है सर, अच्छा 2023 के अंदर यहां से क्वेश्चन आ गया था, SSC JEE 2023 के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे क्वेश्चन आ गया था, एग्जाम में पूछ लिया था। क्या पूछा था कि स्पेसिंग कैसे निकाला जाता है। तो स्पेसिंग कैसे निकलती है, दैट इज 1000/n से। अब n आपके पास में क्या होता है, एरिया ऑफ द स्टील अपॉन पाई/4 इंटू फाई स्क्वायर। तो ये इसकी जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज द AST 1000/AST इंटू पाई/4 इंटू फाई स्क्वायर। ये आपका एरिया, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है स्पेसिंग का। और एक क्वेश्चन आ गया था एग्जाम के अंदर, इस बार आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, जनरल फॉर्मूला के ऊपर आ गया था। लेकिन अब मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करते हैं यहाँ पे IS कोड के अकॉर्डिंग। तो IS कोड 456 के अकॉर्डिंग क्या होगा मैक्सिमम स्पेसिंग, इसको देख लेते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग आपके पास कितनी होनी चाहिए, तो वैल्यू इज 3D एंड 300 mm, विच एवर इज मिनिमम, जो भी कम है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपके पास में, ये तो मैंने किसके लिए बताया, ये मैंने बताया आपके लिए मेन रेनफोर्समेंट के लिए। अभी लिख देता हूं इसको, ये जो मैंने कंडीशन बताई है मैक्सिमम स्पेसिंग, सबसे पहली जो कंडीशन बताई है वो है यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट के लिए, ये आपकी मेन रेनफोर्समेंट के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग की वैल्यू आप लोगों को बताई है। यदि आपके पास यही सेम चीज अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए बात करूं कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की बात की जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगी सर, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5D एंड 300 mm। पहली वैल्यू 450 हुआ करती थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के बाद में इस वैल्यू को 300 mm पे ही रोक दिया गया है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, नेक्स्ट पॉइंट भी आपका। चलो यहां तक आपके 1 वे 2 वे स्लैब का कॉन्सेप्ट एकदम टू द पॉइंट क्लियर मैंने कर दिया है। इससे बाहर नहीं आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, इनसे बाहर आपको जनरली क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। कई लोग पूछते हैं क्रैंक बार का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो क्रैंक बार का कॉन्सेप्ट कई बार मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास जनरली हम लोग जब क्रैंक बार प्रोवाइड कराते हैं, क्यों प्रोवाइड कराते हैं, तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए हम लोग क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। ऑल्टरनेट एंड पर, ऑल्टरनेट फॉर्म में हम लोग उसको क्रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे या 30 डिग्री एंगल पे, अलग अलग। स्टैंडर्ड आपका 45 डिग्री होता है, फिर अलग अलग किसी भी एंगल पे आप उसको बेंड कर सकते हो। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अभी बात करते हैं अबाउट द कंप्रेशन मेंबर यानी कि कॉलम के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंप्रेशन मेंबर और कॉलम।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है कंप्रेशन मेंबर और कॉलम। कंप्रेशन मेंबर या इसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं, कंप्रेशन मेंबर या कॉलम। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार थम्स अप कर देंगे कमेंट सेक्शन में अभी तक जितना बताया आप लोगों को, अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, ओके। बेटा मैंने आपको क्या बोला है कि आपको मैंने अभी कुछ बोला था, आशीष मौर्य और सूरज राव दोनों को ही बेटा, कि एक मैंने नोट्स के लिए बोला था आपको, उन नोट्स के अंदर देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको सबको लिखा हुआ पढ़ाना पड़ेगा, या तो मैं करूंगा कि एक्स्ट्रा किसी क्लास में ले लूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा किसी क्लास में उठा के पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, अभी मैं स्टैंडर्ड चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लोगों के बन सकते हैं। जैसे अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मैं एक डाउट सेशन लेके, डाउट क्लास लेके उसको सॉल्व करवा दूंगा, डाउट सेशन लेके उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। या फिर मैं बात करता हूँ एक और क्लास अगर मुझे एक्स्ट्रा मिलती है, इसकी आरसीसी की एक्स्ट्रा क्लास मिलती है, तो उसके आधार पर मैं समझा दूंगा उसको। ठीक है, ओके बेटा, वो सब कुछ है उसमें, विष्णु जांगेड़ सब कुछ है उसके अंदर। वो आपका जो शेयर फोर मतलब कॉफिशिएंट की जो बात करें, एसएफ एंड बीएम कॉफिशिएंट, वो उसके अंदर वहां पे वो भी इंक्लूडेड है, और काफी बढ़िया डायग्राम के साथ में इंक्लूडेड है। या फिर एक काम करते हैं, मैं बात करता हूं, अगर बातचीत हुई और कल की क्लास अगर लगा पाए आरसीसी की, तो एक आरसीसी की क्लास कल और लगा लेता हूं। ठीक है, तो कल की आरसीसी की क्लास में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बता दूंगा। ठीक है, एक क्लास और ले लेंगे आरसीसी की, ये डन है। कल की क्लास में बता दूंगा आरसीसी को, मैं कल की क्लास में एक और क्लास के लिए बात कर लेता हूं। बेटा मुझे थोड़ी कम क्लास ही मिली है इस चीज की, पर मैं एक बार बात कर लूंगा, तो उस हिसाब से अगर मुझे एक क्लास और मिल जाती है तो फिर मैं आपको उसमें मैं लेके आ जाऊंगा, नोट्स के साथ एक साथ पढ़ा दूंगा, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे उसमें। ओके, चलो अभी इसको देखें फिलहाल कंप्रेशन मेंबर को। ठीक है, देखो कंप्रेशन मेंबर की मैं बात करूं, सीधी मैं कॉलम की बात करूंगा। कंप्रेशन मेंबर का मतलब ये है हमारे पास, देखो कॉलम के अंदर पहली बात तो जो कॉलम्स होते हैं ना, ये अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, लेकिन मेनली कॉलम का जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना, जनरल कॉन्सेप्ट कॉलम का, वो आपके पास में होता है स्लैंडरनेस रेशियो। क्या होता है? स्लैंडरनेस रेशियो। अब आरसीसी कॉलम के अंदर जब हम लोग स्लैंडरनेस रेशियो की बात करते हैं, लैम्बडा की, स्लैंडरनेस रेशियो की, स्लैंडरनेस रेशियो की, तो ये आपके पास जो वैल्यू होती है, ये होती है एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। क्या होती है? ठीक है, दैट इज द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ओके, क्या होती है आपके पास में? ये आपकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन हमें देखने को मिलती है। ओके, चलिए। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर प्री स्ट्रेस, देखो प्री स्ट्रेस में नहीं कर पाऊंगा, रीजन है इसका। पहली बात तो प्री स्ट्रेस का कोई भी क्वेश्चन लास्ट 2 सालों से आया नहीं है। अगर आप लोगों को नॉलेज है, कोई मुझे बताए प्री स्ट्रेस का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आया है, तो जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको स्टार्टिंग में, मोर देन सफिशिएंट। जिन बच्चों ने ऑलरेडी डिटेल्ड बैचेस खरीदे हुए थे और उनके बैचेस में ये वाली क्लासेस चल रही हैं, तो उनको मैंने क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ा दिया था प्री स्ट्रेस को। कोई मुझे बताए क्या कोई भी क्वेश्चन प्री स्ट्रेस का पिछले 2 सालों में 2023 और 2024 में प्री या मेंस में पूछा गया है? तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जब बेटा वहां पे, मैं आपको भी यही कहूंगा कि उसको ना चाहे लास्ट में देख जाना, पर प्री स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड मत रहना। एसएससी के लिए प्री स्ट्रेस उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, प्री स्ट्रेस उतना सच में इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। जतिन तरुण कुमार बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है तो मेरे नोट्स से मोर देन सफिशिएंटली आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारी चीजें। और जिन बच्चों ने, अगर आप देखो ऐसा है ना कि आप लोगों ने कोई भी बैच, ऐसे अशोका बैच लिया हुआ था, या आप लोगों ने फाउंडेशन बैच लिया हुआ था, कोई भी बैच लिया हुआ था, तो उन बैचेस के अंदर तो ये सीवीडी 2 की क्लासेस जो है वो चली रही हैं सारी। तो जिनके पास अशोका या फाउंडेशन बैच है, तो उसमें तो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है बैच को, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल, बहुत सुपर पढ़ाया है सर प्री स्ट्रेस। हाँ बस, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, क्योंकि देखो रिवीजन में आप सोचो हर कुछ करा देना पॉसिबल नहीं होता है बेटा। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अभी देखें, सबसे पहले आपको बताता हूं मैं कि यदि आपके पास में लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा मतलब लैम्बडा मतलब स्लैंडरनेस रेशियो, स्लैंडरनेस रेशियो की वैल्यू अगर आपके पास में 3 से कम या 3 के बराबर है, 3 से कम या 3 के बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन में इसे हम लोग क्या बोलते हैं?
सर आपने करा दिया था, ओके हाँ बेटा। ऐसे सिचुएशन में हम इसे क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द पेडेस्टल। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग पेडेस्टल कहेंगे। और यदि आपके पास लेमड़ा की वैल्यू क्या हो जाती है 3 से ज्यादा, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉलम। क्या कहेंगे, इसे हम लोग कॉलम कह देंगे। तो एक केस में प्री स्ट्रेस कह देंगे, इस केस में हम इसे प्री स्ट्रेस कह देंगे, और इस केस में हम इसे कॉलम कह देंगे। बहुत बढ़िया। अब बात ये आती है कि ये जो अब कॉलम है ना, इस कॉलम को भी आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है। 3 से ज्यादा तो हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए लैम्बडा की वैल्यू 3 से तो ज्यादा है लेकिन 12 से कम है, 12 से कम है, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट कॉलम। अगर लैम्बडा की वैल्यू 12 से ज्यादा आ गई तो इसको क्या बोलेंगे, या बराबर आ गई तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द लॉन्ग कॉलम। क्या बोलेंगे इसे, इसे हम लोग लॉन्ग कॉलम बोलेंगे। चलो सर कहानी यहाँ पे समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट सुनेंगे। दूसरा पॉइंट आपके पास में है कि यदि मैं रेनफोर्समेंट के आधार पर देखूं, अगर मैं रेनफोर्समेंट के आधार पर देखूं तो कॉलम आपके 3 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू रेनफोर्समेंट। अकॉर्डिंग टू रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, रेनफोर्समेंट जो हमने प्रोवाइड किया है उसके आधार पर 3 टाइप के कॉलम होते हैं आपके। पहला जो कॉलम है वो है आप लोगों के पास में लेटरल टाइज कॉलम। क्या है, लेटरल टाइज कॉलम। क्या है सर लेटरल टाइज कॉलम, इस केस में हम रेक्टेंगुलर कॉलम को अक्सर बात कर रहे होते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर या फिर आपका स्क्वायर कॉलम, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम के ऊपर ज्यादातर बात कर रहे होते हैं। हालांकि करने को तो हम लोग सर्कुलर कॉलम को भी इसी से डिजाइन कर सकते हैं, बट हम हमारे सिलेबस में क्या है आपके पास, हेलिकल रेनफोर्समेंट ज्यादा है आपके पास में। ठीक है चलो ओके। लास्ट वाला सब्जेक्ट क्या रखें बताओ, बीएमसी रखें फ्लूइड रखें, आप लोग बताइए। ठीक है देखो, तो अभी मैं आप लोगों से बता रहा हूं रेक्टेंगुलर कॉलम या स्क्वायर कॉलम होता है लेस लेटरल टाइज के अंदर। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर कॉलम या स्क्वायर कॉलम मान लीजिए इसको, तो इसमें आप लोग क्या करते हो, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हो। अब जैसे मान लो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, अरे ये क्या आ गया, एक, ये आपका दूसरा बार, ये आपका तीसरा बार, ये आपका चौथा बार आ गया। अब इनको हमने क्या किया, ये आपके मेन रेनफोर्समेंट बार्स हैं, और फिर इनको हम लोग क्या करते हैं, बांधते हैं कुछ इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ द लेटरल टाइज। जैसे हम लोग बीम के अंदर स्टीरअप पढ़ते थे, यहाँ पे आपके पास में लेटरल टाइज हमें पढ़नी होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये जो बार्स हैं आपके, ये ग्रीन जो ब्लू वाले बार्स हैं इनको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ध्यान रखना कॉलम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों को एक साथ ही डिजाइन किया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, और ये आपके पास में है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। यहाँ भी 2 तरीके का रेनफोर्समेंट होता है जैसे बीम में होता था, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल टाइज। क्या बोलते हैं, लेटरल टाइज। जैसे हमारे स्टीरअप हुआ करती थी बीम के अंदर, क्या होती थी, एफएम बीएमसी वाले भी हैं, बीएमसी एग्जाम के टाइम सही रहेगा, ताजा ताजा याद रहेगा, है ना। तुमको बेटा क्या लगता है, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम मुझे एक बात बताओ, ताजा ताजा याद रहता है। सुनो, तुमको क्या लगता है कि कोचिंग में जो प्लान्स होते हैं वो सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाए, मतलब हमारा कुछ जीवन नहीं है। तुम्हारा एग्जाम होगा तब दिवाली भी आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, दिवाली होगी ना, दिवाली मेरे हिसाब से उस टाइम पे हो सकता है मैं घर पे हूँ, हो सकता है कि बाकी लोग घर पे हों, तो उससे पहले कर लो जितना करना है। ठीक है, उसका इंतजार मत करो ज्यादा। मैं सोच रहा हूँ फ्लूइड पढ़ाते हैं हम, है ना, या तुम सोच रहे हो कि तुम जो बोलोगे और मैं ऑर्गेनाइजेशन को बोलूंगा और ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी हाँ हाँ आशीष जी ने बोला है तो बिल्कुल हम तो करेंगे। ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, ऐसे नहीं होता। चलो आइए, तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसका टाइप होता है हेलिकल टाई रेनफोर्समेंट। क्या होता है, हेलिकल टाइज रेनफोर्समेंट। अब हेलिकल टाइज रेनफोर्समेंट में क्या होता है सर, इसके अंदर सर्कुलर कॉलम अक्सर हम लोग बना रहे होते हैं, या इसको हेलिकल कॉलम ही बोलते हैं। तो ये आपके पास हेलिकल कॉलम रहा। अब इसमें इसमें क्या करते हैं, एक चीज और यहीं की बता देता हूं कि इसमें हम मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल जो बार्स होते हैं वो 4 प्रोवाइड कराते हैं। मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो होते हैं वो 4 होते हैं, 4। इसके अंदर जो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होते हैं इसके अंदर, ये इसके अंदर हुए, इसके अंदर कितने होते हैं, इसके अंदर 6 होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 होते हैं और इसके अंदर 6 होते हैं। मैं एरो भी बना देता हूं, इसके अंदर 4 और इसके अंदर 6 होते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 बार्स प्रोवाइड करा देते हैं इसमें। तो मान लो एक ये रहा, 2 3 4 5 6 करा दिए। अब इनको हम लोग बांध रहे हैं। ठीक है, इनको हम लोग बांध रहे हैं।
फ्लूइड ही कराएंगे बेटा, फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, सॉरी इसके बारे में बात करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इनको जब हम लोग बांधेंगे इस तरीके से हेलिकली, हेलिकल मतलब स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग भी तो हेलिकल होती है, तो इसकी तरह जब बांधेंगे तो इसे हम लोग क्या बोले, दिस इज द हेलिकल रेइंफोर्समेंट, हेलिकल टाइज बोलते हैं इनको हम लोग, हेलिकल टाइज। और जो व्हाइट वाले हैं इनको हम लोग वही सेम लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट। ठीक है, एक चीज और सुनेंगे इस जगह पे, एक चीज ये है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे टाइप के सेक्शन की, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट से, कंपोजिट कॉलम। अब कंपोजिट कॉलम तो मैं बस सुनना है, क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, ना एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा यहाँ से। कंपोजिट कॉलम क्या होता है, जैसे कोई एक कॉलम है, मान लो ये कॉलम है आपका, अब इस कॉलम में कुछ नहीं करा आपने, क्या करा, पूरी की पूरी गर्डर डाल दी। गर्डर मतलब जैसे आई सेक्शन है, तो स्टील का बना हुआ आई सेक्शन डाल दिया पूरा का पूरा। इसमें रेइंफोर्समेंट भी तो डालते भी हैं, थोड़ा बहुत डालते हैं, लेकिन मेनली जो फोकस करते हैं वो गर्डर डाल दिया इसके अंदर, पूरा का पूरा क्या कर दिया, स्टील का एक गर्डर डाल दिया इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज द कंपोजिट सेक्शन। ये आपका दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। एक तीसरा क्लासिफिकेशन और होता है इसका, तीसरा क्लासिफिकेशन होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द लोडिंग। लोडिंग के आधार पर आपका क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है। तो चलो लोडिंग के आधार पर भी समझ लेते हैं इसको। तो तीसरा जो टाइप है आपके, सॉरी तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो आपके पास कॉलम अकॉर्डिंग टू लोडिंग, कॉलम अकॉर्डिंग टू लोडिंग। लोडिंग के आधार पर कॉलम कितने टाइप के होते हैं, अकॉर्डिंग टू लोडिंग। तो चलो समझते हैं एक बार, लोडिंग के आधार पर आपके कॉलम कितने टाइप के होते हैं। तो भाई 3 टाइप के कॉलम होते हैं। पहला आपके पास में होता है एक्सियली लोडेड कॉलम। एक्सियली लोडेड कॉलम का मतलब होता है कि जहां पर आपका जो कॉलम है ना, जैसे मान लीजिए आपका कॉलम है, टॉप से दिखा रहा हूं मैं आपको, कॉलम में टॉप से दिखा रहा हूं, ये इसका सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मान लीजिए। तो इस जगह पर जो लोड लग रहा होता है ना टॉप से, ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी पर लग रहा है। मान लो पी लोड है ये, तो ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी पर लग रहा होता है, मिनिमम एसेंट्रिसिटी पर। तो जब कभी भी कोई भी लोड आपका मिनिमम एसेंट्रिसिटी पर लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। ऐसा कॉलम, ध्यान से सुनना, रोहित क्या हो गया, सो गए क्या, कीबोर्ड पे हाथ रख के, कीबोर्ड पे ऐसे सर रख के सो गए क्या बेटा, जो टाइप हुए जा रहा है, उठ जाओ। चलो क्या लिख रहा है, एक्सियली लोडेड कॉलम के बारे में बात करेंगे। ऐसा कॉलम जिसमें आपके पास लोड जो होता है वो एक मिनिमम एसेंट्रिसिटी के थ्रू लग रहा होता है, लेकिन हमने आपको बताया था कि ये इफेक्ट इतना छोटा होता है कि हम यहां पर मूवमेंट को कंसीडर नहीं करते। मूवमेंट इज नॉट कंसीडर्ड। क्या लिख रहा हूं, इस जगह पे हम लोग मूवमेंट को कंसीडर नहीं करते, मूवमेंट को कंसीडर नहीं करते। देखो सीधी सी बात समझो, अगर किसी भी जगह पर मूवमेंट आ रहा है, भाई सुनो, पहली बात तो जैसे इस कॉलम को यहाँ पे ऐसे देखो, ये हमारे सिलेबस में मेन यही है। जैसे ये कॉलम है, इसके ऊपर कोई लोड था, या फिर एक समझे इसका ये सेंट्रॉइड था, सेंट्रॉइड जहां से आपका लोड गुजरना चाहिए था, लेकिन ये लोड एक्चुअली में यहां ना गुजर के कहां गुजरा, ये लोड आप लोगों का कहीं, मैंने मान लिया यहां पर लग रहा था, इस जगह पर। मतलब इसने थोड़ा सा एक एसेंट्रिसिटी मेंटेन कर रखी है, इस इन दोनों के बीच की एक डिस्टेंस है, इसको मिनिमम एसेंट्रिसिटी बोल रहा हूं मैं। ये पी लोड की एसेंट्रिसिटी है। तो आपको पता है ना कि लोड जब लगता है किसी अपने सेंट्रॉइड पे ना लग के किसी दूसरी जगह पे, तो उस जगह पे क्या होता है, उस जगह पर एक मूवमेंट जनरेट हो जाता है, उस जगह पे एक मूवमेंट जनरेट हो जाता है। तो उसको एम मिनिमम बोलूंगा मैं। तो एम मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि पी इंटू ई मिनिमम। तो इस जगह पे मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर इस जगह पर मूवमेंट जनरेट हुआ, अगर इस जगह पे मूवमेंट जनरेट हुआ, तो आपका जो कॉलम है वो इस तरीके से ओवरटर्न होगा कि नहीं होगा। मतलब ये अगर इधर की तरफ है आप लोगों का ये लोड लग रहा है सेंट्रॉइड से, तो ये कॉलम आपका इस तरीके से बेंड होगा कि नहीं होगा, मतलब इस तरीके से फेल होने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें मूवमेंट जनरेट होगी, तो ये कॉलम, ये जो लोड है कॉलम को इधर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। सही है। तो ऐसा करने से क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉलम की जो स्टेबिलिटी है, कॉलम की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा, मतलब ऐसा करने से क्या हम ये कह सकते हैं कि सर कॉलम की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो अगर कॉलम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, कॉलम की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो उस केस में मैं क्या करूंगा भाई, मूवमेंट मुझे कंसीडर करना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करता हूं, ये मिनिमम एसेंट्रिसिटी है, मतलब ये बहुत ही कम वैल्यू के ऊपर आपका लोड लग रहा होता है। कितनी वैल्यू होती है पता है आप लोगों को, ये मैं आपको बता भी देता हूं। यहाँ पे जो ई मिनिमम होता है ये आपका 0.05 टाइम्स ऑफ LLD से कम या उसके बराबर होता है, कम या बराबर डिस्टेंस पे लग रहा होता है। इतनी सी डिस्टेंस, मतलब LLD का मतलब मान लो ये B है और ये D है, अब इसकी B की वैल्यू 200 है,
तो 200 का 0.05 टाइम हिस्सा बहुत छोटा हो गया, उससे भी कम या उतने हिस्से पर आपके पास में ये लग रहा है लोड। तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस लोड, इस मूवमेंट को ना कंसीडर करके, भाई अगर E की वैल्यू छोटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है M की वैल्यू भी छोटी होगी मूवमेंट की, तो हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो जब इसको कंसीडर नहीं करते तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, इसको नहीं कंसीडर करेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा इसकी जगह पर। तो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी शादी में मान लो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाए, तो फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक के बाद शिकंजी बनानी पड़ती कि नहीं पड़ती। तो सेम ऐसी अगर तुमने कोल्ड ड्रिंक खत्म होगी तो उसकी जगह कुछ तो भरपाई करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी, हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी को 10% से रिड्यूस कर देते हैं। हम इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को जनरली क्या करते हैं, रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी बाई 10%, हम इसको 10% से रिड्यूस कर देते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जनरली जो आपके पास में लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, जनरली आपके पास में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है पीयू जिसको बोलते हैं, वो कितनी होती है आपके पास, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वैल्यू होती है आपके पास 0.45 टाइम्स ऑफ एफसी के इंटू एसी प्लस 0.75 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू ए एस। ये फॉर्मूला होता है आपके पास में, ये ध्यान रखना, ये सब आता है बेटा, काम आएगा तुम्हारे। ये वैल्यू होती है आपके पास में। अब पॉइंट ये आता है कि सर ठीक है ये वाली वैल्यू समझ में आ गई, लेकिन ये होती है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी। ये कब होती है, जब कॉलम हम मान के चलते हैं कि हम तो इसमें एसेंट्रिसिटी कंसीडर ही नहीं की, लेकिन आईएस कोड कहता है कि अगर आप मिनिमम एसेंट्रिसिटी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी को 10% से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा इन केस ऑफ मिनिमम एसेंट्रिसिटी, अगर मैं मिनिमम एसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूं तो इस सिचुएशन में मुझे इसको 10% से रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर इसको 10% से रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पीयू की वैल्यू 90% रह जाएगी। 90% का मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.9 टाइम्स ऑफ द 0.45 टाइम्स ऑफ एफसी के इंटू एसी प्लस 0.75 टाइम्स ऑफ एफ वाई इंटू ए एस, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये वैल्यू आती है निकल के 0.4 एफसी के इंटू एसी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए एस। बहुत सारे बच्चों को आज पहली बार पता चला होगा कि कहां से आता है फॉर्मूला है, लेकिन कितना आसान है समझना इसको। ये होता है बेटा आपके पास कंडीशन, तो अब आपको समझ में आई होगी। यही तो फॉर्मूला पढ़ रहे होते हैं हम लोग, ओके, यही तो पढ़ रहे होते हैं हम लोग, है ना। गौरव एलोरिया बोल रहे हैं ब्लैक पेन से लिखो सर। वैसे लिखूं जैसे तुम्हारा फ्यूचर है, वैसा दिखेगा फिर तुम्हें। जैसा कि मैं ब्लैक पेन से लिखने लग गया ना, तो सीरियस टाइम पर जिस हिसाब से तुम बात कर रहे हो ना सीरियस टॉपिक के अंदर, तो ये वैसे ही लिखा जाएगा जैसे तुम्हारा फ्यूचर है। तो बताओ लिखूं एक बार, बता दो, मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेटा कैसे बनता है आपको समझ में आएगा। देखो दोबारा एक बार जनरल केस बता देता हूं। एक्सियली लोडेड कॉलम जो होते हैं आपके पास में, उन एक्सियली लोडेड कॉलम में क्या होता है, जो लोड होता है वो सेंटर पे ना लग के एक मिनिमम एसेंट्रिसिटी पर लग रहा होता है। मिनिमम एसेंट्रिसिटी इतना छोटा होता है कि उसकी वैल्यू लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 0.05 टाइम्स वैल्यू से भी छोटी होती है ना। तो जब 0.05 टाइम्स से भी छोटी है उसके बराबर होती है, ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे जो मूवमेंट आएगा उस लोड की वजह से, एसेंट्रिसिटी की वजह से, वो मूवमेंट बहुत छोटा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उस मूवमेंट के चक्कर में ही नहीं पड़ रहे। तो अगर उस मूवमेंट के चक्कर में पड़ ही नहीं रहे तो उससे बढ़िया क्या करना चाहिए सर हमको, उस मूवमेंट के चक्कर में ना पड़ के हमें डायरेक्टली उसको 10% रिड्यूस कर देते हैं। तो उसको लोड कैरिंग कैपेसिटी को 10% से रिड्यूस कर दिया, जो कि आपके सामने आपके निकल के आ चुकी है। अब बात ये आती है सर कि एसेंट्रिसिटी आएगी कैसे, ये एसेंट्रिसिटी मिलेगी कैसे आप लोगों को, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं मिनिमम एसेंट्रिसिटी को। अरे चलिए आइए, मिनिमम एसेंट्रिसिटी कैसे निकाली जाती है। आईएस कोड 456/2000 क्लॉज नंबर 25.4 पे जब आप जाएंगे, क्लॉज नंबर 25.4 पे जब आईएस कोड में जाएंगे तो वहां पे ई मिनिमम का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या है सर ई मिनिमम का फॉर्मूला, याद कर लेना, सब याद हो जाएगा तुमको। दैट इज द अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500, याद तो होगा ही सर सबको। अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस LLD अपॉन 30 और 20 mm विच एवर इज मैक्सिमम का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आपका क्या निकल के आता है, ये ई मिनिमम निकल के आता है।
और इसकी वैल्यू, और देखो LLD तो क्वेश्चन में गिवन होगी, ये आपको ऐसे निकालना है, LLD आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको इसको कंपैरिजन करके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे, और ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तभी लगाया जाएगा, ये वाला फॉर्मूला जब ये सेटिस्फाई करेगा, जब ये सेटिस्फाई करेगा तभी जाकर के आपको ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? मिनिमम एसेंटिसिटी समझ में आ गया? क्लियर हो गया होगा सभी कुछ? क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक नहीं रहना चाहिए भाई आप लोगों को, वैसे तो रहेगा ही नहीं, फिर भी आप लोगों को अगर है तो भी आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है सर, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके कुछ आईएएस कोडल प्रोविजन भी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। क्या है सर आईएएस कोडल प्रोविजन, उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट के लेकर के। लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट के लिए हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किसके लिए? आईएएस कोड के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है फॉर द लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट के लिए, वो होता है मिनिमम डाया का। तो ध्यान रखेंगे, मिनिमम डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट, मिनिमम डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट ये होता है वो 12 mm हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब 12 mm से कम नहीं होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट का डाया। दूसरा आपके पास में मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, मैंने आपको अभी बताया ही था थोड़ी देर पहले, बार्स। तो पहला आपके पास अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम है तो उसके लिए 4, और अगर आपके पास सर्कुलर या हेलिकल कॉलम है तो उस केस में आपके पास वैल्यू होती है 6। ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में, तीसरा पॉइंट है कि अगर सिचुएशन मान लीजिए कि आपको मैक्सिमम कवर निकालना होगा, मिनिमम नॉमिनल कवर, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम नॉमिनल कवर अगर मुझे निकालना होगा तब हम क्या करेंगे? तो इसका भी एक पॉइंट है 40 mm, और दूसरा डाया ऑफ द बार, 40 mm और डाया ऑफ द बार। अब डाया कौन सा? डाया आपके पास मिनिमम वाला, तो इसमें से जो भी आपके पास मैक्सिमम होगा उसको हम लोग कैसे लेंगे? एज अ मिनिमम नॉमिनल कवर की तरह हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे। अब एक बात समझो, यहाँ पे भी एक आईएएस कोडल प्रोविजन आता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, CVT 1 में शायद आया था एक बार पहले, पूछा हुआ है कि यदि आपके पास में स्पेशल केस क्या बनेगा? स्पेशल आपके पास केस ये बनेगा कि यदि आपके पास में LLD जो है आपके पास, LLD मतलब साइज, LLD का मतलब है साइज ऑफ द कॉलम। एस को डायरेक्टली आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि इफ द साइज ऑफ कॉलम, अगर कॉलम का साइज 200 mm से छोटा या उसके बराबर है, क्या है? 200 mm से छोटा या उसके बराबर है, तो आपके पास 2 सिचुएशन बनती हैं। 2 सिचुएशन क्या है? पहली बात तो मैं इसको अलग स्टाइल में लिखता हूं कि जो मिनिमम नॉमिनल कवर है, मिनिमम नॉमिनल कवर घटकर 25 mm हो जाता है। पहले कितना था? 40 mm, लेकिन ये घट के 25 mm हो जाता है, 40 से 25 mm हो जाएगा। हमने एक चीज लिखी थी कि मिनिमम डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार 12 mm होता है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम डाया ऑफ द बार जो होगा, मैक्सिमम डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, ये आपके पास में 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कितना गजब का पॉइंट आपके सामने आया। इस केस में उल्टा हो जाता है कि 40 mm से घटके कवर 25 mm हो गया, और यहां पे बोलते थे कि मिनिमम डाया 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, जबकि हम यहां पे लिखते हैं कि मैक्सिमम डाया ही 12 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में मैक्सिमम स्पेसिंग की, कि मैक्सिमम स्पेसिंग जो है आपके पास, इसको मैं बदल देता हूं कलर को ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। मैक्सिमम स्पेसिंग सेम वही 300 mm होती है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट की जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो कभी भी आपकी किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट आपके पास में शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm। 300 mm से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में, पूरी आरसीसी के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सर्कुलर कॉलम है, तो इसमें एक बार ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 जो भी आपके बार्स हैं, तो जैसे एक बार ये रहा, दूसरा बार ये रहा, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये आपकी 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है, ऊपर टॉप्स, ये भाई बीम नहीं है, ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोगों की ये वाली जो है, ये आपकी 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, क्लियर डन, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट है सर ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट। अब देखते हैं ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट को। ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट देखते हैं, आइए ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट क्या है।
ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का मतलब ये होता है, सबसे पहले दो चीजें निकाली जाती हैं इसके अंदर। पहला आपके पास में डाया ऑफ द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, डाया ऑफ लेटरल टाइज, डाया ऑफ लेटरल टाइज। क्या है सर डाया ऑफ द लेटरल टाइज? खत्म हो जाएगा अभी, मैं जितना बता रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, देख लीजिएगा आप लोग। कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर आईएस कोडल प्रोविजन से ही पूरी की पूरी डिजाइनिंग हो जाती है। आपने अगर कभी डिजाइनिंग करी होगी इसकी, तो आईएस कोडल प्रोविजन से ही पूरी की पूरी डिजाइनिंग इसकी हो जाती है। तो भाई साहब डाया ऑफ द लेटरल टाई की अगर मैं बात करूंगा, डाया ऑफ द लेटरल टाई की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो पहले तो इसके अंदर निकाला, कैसे निकालते हैं, 5 मेन अपॉन 4, 5 मेन अपॉन 4 और 6 mm दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसका इस्तेमाल करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट सुनेंगे, दूसरा पॉइंट है आपके पास स्पेसिंग। स्पेसिंग कैसे निकालेंगे? स्पेसिंग निकालने का तरीका भी है, दैट इज LLD 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन, 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन और 300 mm विच एवरेज मिनिमम का इस्तेमाल करेंगे और स्पेसिंग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर बात। अब बात आती है सर हेलिकल टाई अगर हुई, अगर मुझे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की बात कर रहा हूं और अगर मेरे पास में हेलिकल टाई है, हेलिकल टाई, हेलिकल टाई तो कैसे निकालेंगे सर? पहली बात तो हेलिकल टाई के केस में हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी होंगी। पहला है आपके पास मैक्सिमम पिच, मैक्सिमम पिच कैसे निकलेगा सर? तो मैक्सिमम पिच का एक तरीका होता है, पिच इसकी वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 5H और 3 टाइम ऑफ 5H मतलब हेलिक्स का जो डाया उसका 3 टाइम्स और 25 mm, इन दोनों वैल्यू से तो बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए। और दूसरा DC/6 और 75 mm इससे आपके पास कम या बराबर होना चाहिए। तो ये आपके पास में क्या होता है, दैट इज द मैक्सिमम पिच फॉर हेलिकल टाई के लिए, हेलिकल जहां पे हम लोग सर्कुलर या हेलिकल कॉलम को बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है सर इस जगह पर, एक और पॉइंट आता है दिमाग में, क्या पॉइंट आता है सर, कि चलो ये तो स्पेसिंग हमने पढ़ ली, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनी, सर्कुलर कॉलम के केस की बात कर रहा हूं, ऐसी सिचुएशन कहीं पर भी बन जाती है कि मुझे इसमें फाइंड आउट कैसे करना होगा पिच को, मैं पिच को फाइंड आउट कैसे करूंगा, मेरे माइंड में आएगा चीजें कि हाउ टू फाइंड आउट द पिच। तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए एक एक्सप्रेशन दे रखा है इस जगह पे, हाउ टू फाइंड पिच, मैं इसको लिख देता हूं, हाउ टू फाइंड पिच, कैसे पिच को फाइंड आउट करोगे? तो उसका एक तरीका है, क्या तरीका है, 0.36 FC के अपॉन FY ब्रैकेट क्लोज 0.3 से FC के अपॉन FY AG अपॉन AC -1 ब्रैकेट क्लोज शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू VH अपॉन VC। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है, इससे आप लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना और दिमाग में लगा लेना। ये आपको पेज नंबर कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 पे आप लोगों को दिया हुआ है, पेज नंबर 71 IS कोड 456 में आप लोगों को ये दे रखा है, वहां पे जाके पढ़ लेना इसको। समझ में आ गया? चलिए अभी जहां तक जितना बताया मैंने, मेरे हिसाब से तो दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक है भाई, इसके अलावा पूरे के पूरे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पूरी की पूरी कॉलम के अंदर यहां से ज्यादा नहीं पूछेगा तुमसे। एक चीज और पूछ लेता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं उसके बारे में, वो है आप लोगों का L इफेक्टिव की वैल्यू। हाँ इसकी सॉरी इसका जो, ये बहुत बढ़िया बात बताइए आपने, याद दिलाई, इसका जो आपके पास में लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको 5% से बढ़ा दिया जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है इसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं बाई 5%। तो PU की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.05 ब्रैकेट क्लोज 0.4 FC के इंटू AC प्लस 0.67 टाइम्स ऑफ FY इंटू AS, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे मुझे रिडक्शन फैक्टर भी याद आ गया कि अगर मान लो इफ वी वांट टू डिजाइन, अगर हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं किसको, डिजाइन लॉन्ग कॉलम, अगर हमें लॉन्ग कॉलम का डिजाइन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे रिडक्शन फैक्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो क्या है सर रिडक्शन फैक्टर, क्या चीज होती है रिडक्शन फैक्टर? तो रिडक्शन फैक्टर को भी समझ लेते हैं, CR से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। चलो इसको समझें एक बार, रिडक्शन फैक्टर क्या होता है। रिडक्शन फैक्टर एज सच कुछ बहुत खतरनाक चीज नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को पता तो होना चाहिए। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, 1.25 माइनस 48 टाइम्स ऑफ 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48 टाइम्स ऑफ B, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है रिडक्शन फैक्टर का, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इससे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं और इससे कई बार डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। 1.25 माइनस एल इफेक्टिव अपॉन 48 टाइम्स ऑफ बी। बहुत सुंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया भाई। आप लोगों को एक चीज़ और याद दिला देता हूँ इसमें, आप लोगों को शायद याद है या नहीं याद, मुझे नहीं पता, मेरा तो काम है आप लोगों को याद दिलाते रहना। इसके अंदर एक अजम्पशन और बताई थी मैंने आप लोगों को, अजम्पशन याद है? नहीं याद तो मैं बताता हूँ। चलिए कॉलम के अंदर अजम्पशंस पे आते थे, अजम्पशन सुनेंगे और ट्रिक भी बताई थी याद करने की तुमको। ऐसा नहीं है रट्टा करवाया हो तुमको, बहुत डिटेल में समझाया था तुमको अजम्पशंस को भी। तो देखो अजम्पशंस क्या होती है, मैंने 3 चीजें समझाई आप लोगों को हमेशा से। अगर मान लीजिए कॉलम के ऊपर 3 चीजें लग रही हैं, कौन कौन सी सर, कौन कौन सी चीजें? पहला, अगर कॉलम के ऊपर, कॉलम इज सब्जेक्टेड, कॉलम इज, देखो मैं यहाँ पे एक कॉमन लिख देता हूं, कॉलम इज सब्जेक्टेड। ये 3 ही चीजें याद कर लो, 3 चीजों से आगे कोई कुछ नहीं पूछेगा। कॉलम इज सब्जेक्टेड, पहली कंडीशन, अगर कॉलम आप लोगों का एक्सियल कंप्रेशन लोड, कंप्रेशन, कॉमा बेंडिंग, कॉमा टेंशन, अगर टेंशन, तीनों कंडीशन आ रही हैं तो इधर की तरफ मैं एक लिस्ट वो बना देता हूं, मैक्सिमम टेंशन, एक टेबल ही बना लेते हैं ना, मैक्सिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन। तो ये कॉलम इज सब्जेक्टेड टू और मैक्सिमम स्ट्रेन, तो वैल्यू कितनी है 0.0035। अजम्पशन बता रहा हूं बेटा, याद करने का स्टाइल है ये आपका। दूसरा पॉइंट सुनेंगे, यदि मान लीजिए कॉलम में 2 कंडीशन बन जाती हैं, दो कंडीशन मतलब अब हमने इसमें से टेंशन को दूर कर दिया, क्या कर दिया, टेंशन को निकाल दिया। तो मैं लिखा 2 चीजें लग रही हैं, एक्सियल कंप्रेशन और बेंडिंग, 2 ही चीजें हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास में जो एप्सिलॉन एसएच या फिर उसको एप्सिलॉन जो बोल सकते हैं, एप्सिलॉन सीएच जिसको हम लोग बोलते हैं, सीएच का मतलब होता है हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन, इसकी वैल्यू होती है 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन सीएल। ध्यान है आप लोगों को, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास में तीसरी कंडीशन बनती है कि कॉलम सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सियल कंप्रेशन पे ही सब्जेक्टेड है, इसमें आपका कोई बेंडिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 होती है। क्या मस्त चीज बताई है, आई बात समझ में? हाँ, लॉन्ग कॉलम के लिए रिडक्शन फैक्टर का यूज करते हैं बेटा, राघव रघु, रिडक्शन फैक्टर का इस्तेमाल हम लोग लॉन्ग कॉलम को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। थोड़ा तुम पढ़ लिया करो यार, मैं बोलता हूं तुमको, देखो क्या लिखा है मैंने, इफ वी वांट टू डिजाइन लॉन्ग कॉलम, अगर मैं लॉन्ग कॉलम लिख रखा है फिर भी आप पूछ रहे हो, अगर हम लोग लॉन्ग कॉलम का डिजाइन कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में रिडक्शन फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फॉर्मूला आपके पास ये रहा। दूसरा पॉइंट आपको अजम्पशन के बारे में बता दिया था कि बेसिक अजम्पशन आपके पास में ये होती है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक और लास्ट पॉइंट समझ सकते हैं और उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। एक और लास्ट पॉइंट हो सकता है इसके अंदर, एल इफेक्टिव वाला बताऊंगे तो उसको तो तुम आईएएस कोड से भी पढ़ सकते हो। आप बताओ जल्दी से, एल इफेक्टिव होता है ना कि वन एंड हेल्ड इन पोजीशन, सेकंड एंड इज सब्जेक्टेड टू द आपका बोलते हैं ना कि बोथ एंड आर हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, वन एंड इज हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, ऐसी वाली जो कंडीशन आती है, आप बताओ मुझे, अगर कंडीशन बतानी है तो बता दो। वैसे तो आईएएस कोड से पढ़ लेना, मैंने क्लास में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया और होप सो कि ये तो बेसिक कंडीशन है जो सबको याद होंगी, तो इनका रिवीजन करने का कोई सेंस बनता नहीं है, ये तो सबको याद होंगे और आईएएस कोड में भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो अभी देखो हमने आज क्या पढ़ा है, ध्यान से अगर देखा जाए तो हमने आज क्या पढ़ा है, पूरा एकदम मैंने कोशिश तो यही करी कि तुम्हें पूरा खोल के बता दूं जितना हो सकता है। याद है सर वो? ओके, बहुत ही सुंदर, याद है। तो देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो काफी सही चीजों पे हमने दिमाग लगाया है। सबसे पहले कल हमने यही छोड़ा था डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, अभी कितने सारे क्वेश्चन बन गए आप देखो खुद ही, डेवलपमेंट लेंथ का, WSM LSM का। अब इसी में टॉबीडी जो है ना, टॉबीडी, ये LD परमिसेबल का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, LD परमिसेबल का। अब इसमें जैसे जैसे टॉबीडी चेंज करते जाओगे आपका LD भी चेंज होता चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज LD जो डेवलप्ड है, इसमें हम लोग कई बार इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सपोर्ट आपका कन्फाइंड है कंप्रेशन में तो इसमें इसको 30% बढ़ा और देते हैं, तो 1.3 टाइम्स हो जाता है। एंकरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, बंडल बार का क्या कॉन्सेप्ट है, बंडल बार की वैल्यूज क्या आती हैं, फिर लैपिंग क्या होती है, लैपिंग के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। फिर टॉर्सन में इक्वलेंट शियर, इक्वलेंट बेंडिंग मोमेंट बताए, इनके फॉर्मूले बताए, और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग x1 y1 b1 d1 क्या होता है आपके पास। फिर लेटरल स्टेबिलिटी आप लोगों को बता दी कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड के लिए। डिफ्लेक्शन लिमिट आप लोगों को बता दी 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब और बीम दोनों के लिए। उसके बाद में स्लैब को हमने 1 वे स्लैब के डिटेल में समझ लिया, और
उसके बाद टू वे स्लैब का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया, फिर उसके बाद सारे आईएस कोडल आप लोगों को बता दिए जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसकी स्पेसिंग, मैक्सिमम डाया, सारे आईएस कोड बताएं आपको। और उसके बाद में कॉलम कंप्रेशन मेंबर में कॉलम क्या होता है, कितने टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसके बेसिक फंडामेंटल, कॉलम सब्जेक्टेड टू द एक्सियल लोड और उसके बेसिक फंडामेंटल्स, सारे आईएस कोडल फॉर द रेक्टेंगुलर कॉलम एंड द सर्कुलर कॉलम एज वेल। ठीक है, ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं। लास्ट में मैंने आप लोगों को इसके अजम्पशंस भी करा दिया है और इस तरीके से हमने कॉलम के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। मैं एक बात करता हूँ, अगर आप लोगों को मान लीजिए कल की एक और क्लास मिलती है तो उसमें मैं आप लोगों को बाकी और टॉपिक्स को भी कवर कराऊंगा। ठीक है, बाकी और नहीं भी अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर नहीं मिलती है तो नेक्स्ट वाली जो सब्जेक्ट है वो भी मेरा ही है। ठीक है, उसमें हम लोग टाइम बचा लेंगे, कुछ ना कुछ अगर बच जाता है तो फिर मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोस्ट ऑफ चीजें मैंने वो कराई हैं जो हर एक बच्चे को पता ही होनी चाहिए। इन क्वेश्चन में से फंस जाएंगे, देखना 10 से 12 नंबर का वेटेज है सब्जेक्ट का, 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही फंस जाएंगे आपके इसी जगह से, जो बताया आप लोगों को आराम से। चलिए कमेंट सेक्शन में एक बार बढ़िया सा रेस्पॉन्स मुझे देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर बढ़िया सा रेस्पॉन्स मुझे। बेटा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया बता, बेटा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया बता तो दिया आप लोगों को, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। बाकी तो आप लोग डाउट सेक्शन में ही पूछ सकते हो, तो वहां पे भी आंसर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, सारे आंसर्स वहां भी मिल रहे होंगे। तो चलो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। मतलब आरसीसी को बस सही बताऊं ना तुम्हें तो लाइक मैं एक थोड़ा आइडिया दे देना चाहता हूं तुमको। मान लो अगर अच्छा 250 और वो वाला कह रहे हो क्या कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 250 और वो जो होता है, अरे यार क्या पूछ रहे हो तुम भी। देखो अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा है कि हमें क्या करना है, उस इरेक्शन नहीं लिखा हुआ, इरेक्शन ऑफ द वॉल्स वगैरह नहीं लिखा, फिनिशिंग वगैरह नहीं लिखी हुई है किसी भी जगह पे, मैंने आपको हमेशा इस चीज को याद करने का तरीका बताया कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में तुमको ये दे रखा है, अगर मान लीजिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है बच्चे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, कहां चला गया मेरा हाथ, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि अगर कास्ट लेवल शब्द का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, किसका इस्तेमाल किया है, कास्ट लेवल। देखो ये फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो ना बेटा, राघव रघु सर कंपोजिट कॉलम सेक्शन फेल नहीं होता है क्या सर, अरे बेटा फेल तो सब होगा, है ना, जो चीज बनी है फेल तो होनी है, लेकिन ये स्टूपिड क्वेश्चन है। आपको सीबीटी 2 एग्जाम क्लियर करना है तो ऐसे नहीं होता बेटा क्लियर, जैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, इसका कोई लेना देना भी नहीं है सीबीटी 2 से दूर दूर तक। सुनो आप ध्यान से बात को, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सुनिए, मतलब कह रहा हूं ना अभी कचरा मत भरो दिमाग में। अगर कास्ट लेवल लिखा हुआ है, कास्ट लेवल पे कास्ट लेवल लिखा हुआ है जिसमें फ्लोर रूफ वगैरह, मेन पॉइंट ये है कि जब हम लोग फ्लोर वगैरह, रूफ वगैरह, स्टेयर केस ये सब बना रहे हैं, उस केस में आपके पास जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो आपका स्पैन बाई 250 होता है। कितना होता है, एल इफेक्टिव अपॉन 250, स्पैन बाई 250, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। और अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन, अगर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन वॉल्स, इरेक्शन ऑफ पार्टीशन वॉल या फिनिशेज लिखा हुआ है, फिनिशेज जैसे दीवार पे हम लोग फिनिशेज करेंगे, फ्लोर फिनिशिंग करेंगे, तो उस केस में आपका जो वैल्यू होती है वो होती है एल इफेक्टिव अपॉन 350। दो कंडीशन लेके चलते हैं, एल इफेक्टिव अपॉन 350, दूसरा होता है 20 mm, एंड दोनों में से विच एवर इज मैक्सिमम, सॉरी विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम। ठीक है, ये है सर कहानी आपकी। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं क्या बता रहा था, एक कहानी बता रहा था तुमको। अब एक बात बताओ, मैंने 1.5 घंटा तुम्हारा लिया, 1.5 घंटा, और उसमें से शायद हमने 10 मिनट बात की होंगी, 1 घंटे 40 मिनट में से। इस 1.5 घंटे में मैंने आपको कॉलम, स्लैब, टॉर्जन, आधा चैप्टर बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला ये पढ़ा दिया। अगर और 1.5 घंटा लगा दो इसमें तो आप लोग बीम, शियर और बॉन्ड स्ट्रेस को पढ़ लो। अगर आप इसमें 1 घंटा और लगा दो तो आप लोग फुटिंग को पढ़ लो, फुटिंग को, और रेस्ट जो भी टॉपिक्स है उनको पढ़ लो। एक नहीं 1.5 घंटा और लगा दो इसके अंदर। कितना हुआ, 1.5 और 1.5 3 और 4.5, मतलब मैं 5 घंटे मान लेता हूं। अगर आपको आरसीसी सही से आता है ना तो जैसे मैं लिखाता हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ऐसे लिखने में कहां दिक्कत आ रही है, आप अगर ऐसे लिखना आप चालू कर दो ना
डेली 7 घंटे ले लो, 5 छोड़ो 7 घंटे ले लो, और ऐसे बैठ जाओ ना पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से, और पेपर पे लिखना चालू कर दो, जहां से तुमको याद है सब कुछ। तुम्हें लगेगा शुरुआत में कि यार पता नहीं, याद नहीं आ रही चीजें, पर नोटबुक मत खोलना, नोट्स मत उठाना, कुछ भी मत उठाना, बस कोशिश करना लिखने की, और लिखते रहना। जो तुमको याद आता जाए, कड़ी जुड़ती जाएगी अपना आप ही, कैलकुलेशन जुड़ती चली जाएगी, आपस में कॉन्सेप्ट जुड़ते चले जाते हैं। तुम लिख के देखना, तुम अगर जिस लेवल पे लिख पा रहा हूं मैं, उस लेवल पे लिखते जा रहे हो ना, तुम समझ लो क्लास 100% क्लियर करके आओगे एग्जाम को। इसको नहीं, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं आपको। सॉइल हो, ये है, स्टील है, हाईवे है, सर्वे है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, ऐसे लिखने की थोड़ी हैबिट डालो। अगर ऐसे लिखने की थोड़ी हैबिट डाल दोगे ना, आप समझ लो आप वैसे ही ऑटोमेटिकली चीजों को क्लियर करना सीख लोगे। तो अभी देखो, मैं आप लोगों को एक छोटा सा ज्ञान देना चाहता हूं, ले लो, काम आ जाएगा तुम्हारे। 7-8 घंटे, मतलब तुम्हें जब एग्जाम पास आए ना भाई, एग्जाम जब पास आए ना, तो 10 से 12 दिन पहले तुम यही करना जो बता रहा हूं तुमको। मैं कौन से एग्जाम में ऐसा करके गया था, मैं याद करता हूं, अब तो याद भी नहीं आता कौन सा एग्जाम कब दिया था। अरे यार, कोई तो था, मतलब एग्जाम, कोई एग्जाम था, उसके अंदर ना इंटरव्यू था, वो मतलब एक इंटरव्यू था एक। तो इंटरव्यू में ना मेनली मुझे ऐसा था कि उसमें पूछ लेते हैं जो आपको आता है उस हिसाब से पूछते हैं। बहुत ही कम सीट थी उसके अंदर, तो उसका इंटरव्यू था एग्जाम के बाद। तो उसमें आरसीसी आना था, उसके अंदर सॉइल आनी थी, और उसके अंदर एक इरिगेशन आना था, और इरिगेशन के अलावा एक और सब्जेक्ट था एफएम। ये सब्जेक्ट पूछने वाले थे उनमें। अब मुझे ये तो आते नहीं थे, इरिगेशन फिर भी आता है मुझे, इरिगेशन ठीक ठीक आता है समझ में। सॉइल मेरी बहुत पुअर थी शुरू से। तो आरसीसी और एफएम, ये 2 सब्जेक्ट को मैंने ऐसे ही किया, रात भर लिखा, रात भर। और रात भर मैं बता रहा हूं तुमको, एक रात में ना मैंने पूरे सब्जेक्ट लिख दिए, दोनों के दोनों। मैंने पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही लिख दिया, पूरा, मतलब ये भी और ये भी। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं तुमको, मैं बात कर रहा हूं ये 2017-18 की बात होंगी मेरे हिसाब से, 17-18 या 16 या 17-18 के आसपास की बात, 17-18 के आसपास की बात, 2017-2018 के आसपास की। पूरा आरसीसी पूरा एफएम लिख दिया। और अब तो ऐसा है कि मैं इनको दिन में 4 बार लिख दूं। तो क्यों लिख पा रहा हूं? ओनली एंड ओनली अबाउट द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, बेस्ट है। ये करके देखो, तुम्हें सच में लगेगा कि यार मतलब फायदा है, ठीक है, तुमको लगेगा, वो वाली फील आएगी तुमको, ठीक है भाई। और दूसरी चीज बता रहा हूं, देखो एक शब्द लिख के जा रहा हूं, ध्यान रखो, कचरा मत बनाओ दिमाग को, कचरा पात्र दिमाग को मत बनाओ, ये बात लिख के जा रहा हूं। अभी पता है क्या हो रहा है, एग्जाम जितना दूर है ना, तो आप ना कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कुछ भी, ऐसा नहीं करना है। एक काम करना, आप सभी एक काम करना, आज आपको थोड़ी बात बोल के जा रहा हूं। एक ना पेपर उठाना, कौन सा पेपर, सीबीटी 2 का है ना सबके पास में, सीबीटी 2 का 2023 वाला पेपर उठाना एक बार, और अपने मन से देखो, लोगों ने बताया है, मैंने बताया कि कौन सी जगह पर कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आया, न्यूमेरिकल कितने आए, सब आए। आप इसको ना एक बार पोस्टमार्टम करना, आज बैठ के आप करके देखना एक बार, टाइम तो है आपके पास में, पोस्टमार्टम करना है इसका एक बार। पोस्टमार्टम कैसे करना है कि इस पेपर में पहले तो सब्जेक्ट डिवीजन करना, हर सब्जेक्ट कितने, अब तुमको लग रहा होगा सर ये तो पहले से अवेलेबल है सब कुछ, हम क्यों करें, मैं करूं, तुम करना। मैंने किया है, किसी और चैनल पे देखा, भूल जाओ तुम उन सबको। अभी जो कह रहा हूं ना, तुम खुद बताना, और जिनको समझ में आ जाए ना, वो मुझे अगली क्लास में बताना। कॉन्फिडेंस अगर यहां से यहां नहीं पहुंच जाए तो बता देना, जंप मारेगा कॉन्फिडेंस। इसमें तुम सब्जेक्ट वेटेज निकालना, सबसे पहले खुद से निकालना सब्जेक्ट वेटेज, बैठना पेपर को लेके, सब्जेक्ट वेटेज कैसे करना, एक पेपर ले लेना, पेपर और साथ में रख लेना एक पेपर, उसमें लिखना, पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है इरिगेशन का, मान लो फॉर एग्जांपल, इजी लेवल है, तुम्हें लग रहा है कि इजी था, ये हर कोई क्वेश्चन बच्चा सॉल्व कर लेता, इजी है, डन। दूसरा क्वेश्चन देखा तुमने, सर्वे का है, देखा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये भी लिखो, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, क्या है, बेस्ड है, ओके हो जाता। और वहीं के मैं इसको याद भी कर लूं, अच्छा इसका आंसर ये आता है, ऐसे निकलता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होता है, ये निकल के आता है, इसका न्यूमेरिकल ये था, ठीक है। तीसरे पे आई, ये किया, ये किया, कैसे किया, कर दिया। अब तुम्हें लास्ट में है ना, ये समझ में आ जाएगा कि पेपर के लिए सच में कितनी मेहनत की आवश्यकता है। अभी तुम जान ही नहीं पा रहे हो, अभी तुम पता है किस दिशा में भाग रहे हो,
कि तुमको अगर मैं तुमको आरसीसी का रिवीजन करा रहा हूं, तो मान लो 10 चैप्टर हैं आरसीसी में, तो तुम्हारे दिमाग में अभी भी 10, हर चैप्टर में बता रहा हूं, हर चैप्टर में तुम्हारे पास कम से कम 10 से 15 प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर ऐसा 10 से 10 प्रॉब्लम ही मान लो, तो 100 प्रॉब्लम एक सब्जेक्ट में है तुम्हारे पास, 100 प्रॉब्लम एक सब्जेक्ट में, तो 10 सब्जेक्ट में कितनी हुई, 1000 प्रॉब्लम हुई तुम्हारे पास। आपको क्या लग रहा है मजाक है क्वेश्चन एग्जाम को क्लियर करना? तुम्हारे क्यों नहीं बन पा रहे पता है? 190, 180, 180 पे क्यों फंस रहे हो 200 में से? क्योंकि आप सही एग्जामिन ही नहीं कर रहे हो, एग्जाम को सही एनालिसिस करना सीखिए। मैं कहता हूं कि लूप होल्स ढूंढो, आप कहते हो सर लूप होल समझ में नहीं आ रहे। अरे भाई जब 100 नंबर का पेपर लेके बैठे थे, एक बात बताओ मुझे, मैं तुमको एक बात बताऊं गड़बड़ कहां पे कर रहे हो। जब प्री में 200 क्वेश्चन आए थे, 200 क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत फोकस होकर सुनना। जब प्री में 200 क्वेश्चन आए थे, तो मान लो 2018 की बात करता हूं, कोई भी एग्जाम की बात करता हूं, 2018 में एक सेट आया सीबीटी 1 का, सीबीटी 1 का, वो 2023 के सीबीटी 2 लेवल का था, सीबीटी 2 लेवल का। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं। सीबीटी 1 का 2018 का जो सीबीटी 1 का पेपर आया ना, वो 2023 के सीबीटी 2 लेवल का आया, टफ। यहां पे साथ में तुमको 100 क्वेश्चन नॉन टेक के भी करने थे, फिर भी किए थे ना, है ना? पास भी हुए लोग, सेलेक्ट भी हुए। आप लोग क्या कर रहे हो, अभी जो फिलहाल 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन, इनको तुम्हारे दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा बहुत हाई कर दिया, इसलिए। भाई इसको तुम सीबीटी 1 समझ के सॉल्व करोगे ना, हलवा लगेगा तुमको पेपर। ये ऑनेस्ट बात बता रहा हूं तुमको मैं। मतलब एक बात बताओ, इस पेपर में अगर 100 क्वेश्चन, 100 नहीं, 100 की जगह मान लो 50 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के दिए दिए होते या जीके के दे दिए होते ना, तुम्हारा तेल निकल जाता। पूरा टेक्निकल है, 100 ही क्वेश्चन है सिर्फ। भाई साहब 100 क्वेश्चन 2 घंटे में तुम सॉल्व कर कैसे नहीं पा रहे हो? मेरे बच्चे आते हैं सर, मैसेज आते हैं सर 2 घंटे में हमारा पेपर ही सॉल्व नहीं हो रहा 100 क्वेश्चन का। भाई तुम 200 क्वेश्चन का पेपर कैसे सॉल्व करके आए थे फिर सीबीटी 1 में? 150 नंबर, 100 नंबर, 125 नंबर, 120, 130 नंबर तक लेके आ रहे हो, कैसे लेके आए थे? ऐसे हवा में चल रहे हैं, तुक्के दे के आए थे? ये 100 क्वेश्चन को पहले एग्जामिन करो इस मेथड से, मैं बता रहा हूं तुमको। आज बैठ के करके देख लो, अगर गारंटी है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम अगली क्लास में मुझे बताना। जिसने ईमानदारी से किया ना, जंप करेगा बेटा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कि यार मैं क्यों फालतू दिशा में भाग रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एंड एलॉग्रिथम, इसकी अगर तुमने एक बार एलॉग्रिथम पकड़ ली ना पेपर की, तो तुम्हें, क्योंकि तुम मेहनत तो कर ही रहे हो ना यार, मेहनत तो तुम सब कर रहे हो, जितनी भी सीबीटी 2 में है ना, सब मेहनत कर रहे हैं, सब फोड़ रहे हैं एकदम। उनको आता है, बहुत कुछ आता है उनको, मतलब आप लोगों को बहुत बढ़िया आता है, बहुत डिटेल में जा रहे हो, इतना लंबे समय से पढ़ रहे हो। सीबीटी 1 के लिए पढ़ा, सीबीटी 2 के लिए पढ़ रहे हो, और मेन चीज क्या है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए सेम चीज पढ़ रहे हो। टेक्निकल में तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा रहा है बस आप लोगों का, ठीक है? तो सीबीटी 1 में ये क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं आ पा रहे हैं भाई साहब आपके, क्योंकि आप लोग उसको एग्जामिन नहीं कर पा रहे हो इन 100 क्वेश्चंस को। अब देखो, इन 2 घंटों को ना आप थोड़ा सही से यूटिलाइज करना। इन 100 क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, तो इन 100 क्वेश्चन में से मैं 40 बता रहा हूं, 40 से 50 क्वेश्चन तो भाई साहब सीबीटी 1 लेवल के ही होते हैं। चलो मेरे साथ आप एग्री करते हो कि नहीं करते, आप मुझे इतना बता दो। इफ यू एग्रीड विद मी, से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। इस 100 क्वेश्चन में से जो सीबीटी 2 लेवल का आप लोग, चाहे आप लोग टेस्ट सीरीज किसी भी जगह से दे रहे हो, क्या इन 100 क्वेश्चन में से 40 से 50 क्वेश्चन सीबीटी 1 लेवल के नहीं आते? आप बताएं मुझे, मैं गलत बोल रहा हूं तो? आते हैं ना? तो भाई तुम 50 क्वेश्चन के लिए तो हाथ पैर मारने हैं तुमको। तुम क्या करते हो पता? उलझे हुए हो अभी, सच में उलझे हुए हो अभी भी। 240 नंबर से 260 नंबर का टारगेट बनाओ अपना, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये नंबर तुम अभी भी तुम सोच रहे हो ना, देखो पहली बात तो टेस्ट सीरीज में तुम्हारे 180 आ रहे हैं, 190 आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वहां तो कुछ अलग ही इक्वेशंस होंगी, वहां आपकी इक्वेशन सारी चेंज हो जाएंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि इस 180 से 190 नंबर आज अगर तुम्हारे आएंगे, तो आज तो डिमोटिवेट हो गए ना यार। तो आज डिमोटिवेट हो, इससे बढ़िया है आप उसका एलॉग्रिथम समझ लो।
आप करिए, मैं कोशिश करता हूं, मैं बैठता हूं, मेरे पास थोड़ा टाइम, एक तो आजकल टाइम की बड़ी कमी है, मैं क्या बोलूं आपको, थोड़ा टाइम मुझे मिलने दो, मैं इस पेपर का एलॉग्रिथम निकाल के देता हूं आपको ढंग का, मतलब उसकी कोई वीडियो नहीं बनानी मुझे कुछ भी, मैं उसका एलॉग्रिथम ढूंढ के देता हूं, आप अपना निकालो, मैं अपना निकाल के देता हूं आपको, है ना। मैं कोशिश करता हूं, इसका एलॉग्रिथम ढूंढते हैं कि पेपर 2023 का जो CBT 2 का था इसका पोस्टमार्टम निकाल देंगे हम एक बढ़िया सा, ठीक है। मैं करता हूं इसके ऊपर बात, मैं कुछ ना कुछ निकालता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। और आप भी निकालो, आज बैठ के यही काम करो, देखें एक बार, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो हाथ पड़ेगा। पर मेरी बात गारंटी है, तुम इसमें से 4-5 क्वेश्चन का रास्ता ढूंढ लोगे। जो तुम्हारा 180-100 नंबर जा रहा है ना, सीधा जंप मारेगा 15 से 20 नंबर से, तो 15-20 नंबर से जंप मारेगा ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। इस बार सेलेक्ट होना है, रैंक 1 to 10 मुझे चाहिए इस बैच से, कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ, कितने घंटे पढ़ो, देखो ही मत टाइम को, क्योंकि बेटा ये साल निकल गया ना, तो मैं सही बता रहा हूं, ये जो मेहनत है ना, जितनी करनी है, जितना रगड़ना है खुद को रगड़ लो। ये साल अगर तुम्हारा निकल गया ना, मैं बता रहा हूं तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी उठ के वापस से सॉल्व करने की, अगर दोबारा करना पड़ गया तो, अगर दोबारा तुमको मेहनत करनी पड़ी ना, हिम्मत नहीं होने वाली तुम्हारी, और अगर हिम्मत नहीं हुई तो फिर कोई एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होगे। तो प्लीज मौका मत दो खुद को, मुझे, किसी को भी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।